वीजे बुकवाला के प्यारे दोस्तों, कल्पना कीजिए एक राजा का दरबार है। चारों तरफ चालाकी के जाल बिछे हैं। कोई सच्ची वफादारी दिखाता है तो कोई पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठा है। अचानक एक नया मंत्री आता है और बिना किसी को दबाए, बिना शोर मचाए, धीरे धीरे सबको अपने इशारों पर नचाने लगता है। कैसे? द 48 लॉज ऑफ पावर यही राज सिखाती है रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब जो आपको बताती है कि दुनिया असल में कैसे चलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे किस काम की? सुनिए, चाहे आप ऑफिस की सियासत में फंसे हो, दोस्ती दुश्मनी के झंझट में हो या खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, ये किताब आपका पावर मैनुअल बन सकती है। इसमें ऐसे नियम हैं जो शेक्सपियर के जमाने से लेकर आज के सीईओ तक इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे कभी मास्टर से आगे न बढ़े या दुश्मन को खत्म करना है तो उसे पहले दोस्त बनाए। एक उदाहरण, सोचिए आपके ऑफिस में कोई आपकी तारीफ करके आगे निकल जाता है। ग्रीन कहेंगे लॉ नंबर 5, अपनी प्रतिष्ठा की हिफाजत करो वरना लोग उसे तोड़ देंगे, यानी चुप रहकर सहने से बेहतर है सूझबूझ से अपनी छवि बचाना। तो क्या आप तैयार हैं उन गुप्त नियमों को जानने के लिए जो आपको जीवन के खेल में माहिर बना देंगे? चलिए इस किताब की गलियों में चलते हैं, लेकिन सावधान, यहाँ हर सबक आपको हैरान कर देगा। अध्याय 1, 48 लॉज ऑफ पावर के अध्याय 1 की सूची यहाँ है, लेकिन मैं इसे एक कहानी की तरह सुनाता हूँ, जैसे कोई पुराना दोस्त चाय की चुस्कियों के बीच जीवन के गहरे सबक साझा कर रहा हो। चाय की चुस्कियों के साथ सत्ता के गुरु मंत्र। सुनो बैठो, मैं कहता हूँ चाय का घूंट लेते हुए, ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण नसीहतों की किताब नहीं है। ये तो वो गली है जहाँ इतिहास के बादशाहों और चालाक दरबारियों के पैरों के निशान दिखते हैं। आज इसका पहला अध्याय सुनाता हूँ, जैसे कोई पुराना दोस्त जिंदगी का राज बताए। कभी मालिक से आगे ना निकलो। ये कानून कहता है अपने सीनियर को हमेशा स्टार महसूस करने दो, उसकी चमक को अपनी छाया से मत ढको, समझे? मैं पूछता हूँ, याद करो वो मुगल दरबार का वक्त, बीरबल की चतुराई के किस्से सबको पता है, लेकिन क्या तुमने कभी सुना कि बीरबल ने अकबर को कभी फेल महसूस कराया? नहीं, वो हमेशा बादशाह को सबसे तेज दिमाग वाला साबित करता था। अपनी बुद्धि का श्रेय भी उसे ही दे देता जहां पनाह की सीख से ये विद्या मिली। जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? अरे आज के ऑफिस की राजनीति देखो। मैं हंसता हूँ, कोई नया एम्प्लॉय अपने बॉस से ज्यादा क्रेडिट लेने लगे तो क्या होगा? प्रमोशन नहीं, एग्जिट का रास्ता दिखेगा। लेकिन वहीं अगर वो कहे सर आपकी मेंटरशिप के बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा था, तो दरवाजे खुलने लगते हैं। एक और मजेदार उदाहरण सुनो, गैलीलियो का किस्सा याद है? मैं आगे बताता हूँ। उसने टेलीस्कोप बनाकर पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने की बात कही तो चर्च ने उसे सजा दी। लेकिन आज से 500 साल पहले कोपरनिकस ने वही सिद्धांत चर्च को ईश्वर की महान योजना बताकर पेश किया। उसने कहा ये तो भगवान की ही रचना है। फल? चर्च ने उसकी थ्योरी को स्वीकार कर लिया। आखिरी सबक, मैं चाय का आखिरी घूंट लेता हूँ और कहता हूँ देखो, ये कानून घमंड या डर के बारे में नहीं है, ये समझदारी के बारे में है। जब तुम किसी की ताकत को नमस्ते करते हो तो वो ताकत तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है, बस शेर की मूंछ न उखाड़ने का फैसला तुम्हें करना है। क्या समझे? मैं मुस्कुराता हूँ। चलो अगली बार दूसरा कानून सुनाऊंगा, जब तक ये चाय दोबारा गर्म हो। अध्याय 2, अध्यायों के नाम 48 लॉज ऑफ पावर का अध्याय, सत्ता के नियमों की कहानी। मान लो तुम एक राजा के दरबार में हो। चारों तरफ षड्यंत्र, चापलूसी और धोखे की हवा है। कोई तुम्हारे पीछे छुरा घोंपने को तैयार बैठा है तो कोई तुम्हें मिठाई खिलाकर अपना बनाना चाहता है। यहाँ बचने का रास्ता रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में छुपा है। आज मैं तुम्हें इसके कुछ दिलचस्प अध्यायों का सार बताता हूँ, जैसे कोई पुराना दोस्त किसी जंगल की आग में जीवित बचने के गुर सिखा रहा हो। कभी मास्टर से आगे ना निकलो। इस नियम की कहानी शुरू होती है गैलीलियो से। उसने चतुराई से अपने आविष्कारों का श्रेय अपने संरक्षक ड्यूक ऑफ टस्कनी को दिया। वो जानता था कि अगर वो अपने मालिक से ज्यादा चमकने लगा तो उसकी रोशनी बुझा दी जाएगी। यहाँ सबक ये है, तुम्हारी तलवार हमेशा शहंशाह की तलवार से छोटी दिखनी चाहिए। अगर तुम्हारा बॉस तुमसे कमतर लगे तो समझ लो तुम्हारे दिन गिने चुने हैं। दुश्मन को खुद ही खत्म होने दो। इतिहास में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने इस नियम को बखूबी इस्तेमाल किया। उसकी दुश्मन मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स खुद ही अपने षड्यंत्रों में उलझकर मर गई। एलिजाबेथ ने बस उसे रस्सी दी और मैरी ने खुद ही उसमें गांठ लगा ली। यही आज के ऑफिस की राजनीति में भी काम आता है। किसी को नीचा दिखाने की जल्दी मत करो, बस उसकी गलतियों का मौका देखो और वो खुद ही डूब जाएगा। हमेशा कम कहो, ज्यादा सुनो। एक बार की बात है, लुई 14, जिसे सन किंग कहा जाता था, वो दरबार में चुपचाप बैठता और दूसरों को बातें करते देखता। उसकी चुप्पी लोगों के लिए एक पहेली थी। कभी कभी का इस्तेमाल तुम्हारे 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है।
आजकल के नेताओं को देखो, जो बहुत बोलते हैं वे अक्सर फंस जाते हैं, पर जो चुप रहकर सबकी रणनीति समझ लेते हैं वे हमेशा आगे निकल जाते हैं। कभी खुद को जरूरत से ज्यादा साबित न करो। याद है नेपोलियन का अंत? वो हर युद्ध जीतना चाहता था, फिर भी रूस की बर्फ में उसकी सेना धराशायी हो गई। सत्ता का एक नियम ये भी है, अपनी ताकत दिखाओ पर उसे बेवकूफी से बर्बाद मत करो। आज के दौर में भी जो लोग हर बहस में जीतने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। इसकी प्रासंगिकता, आज भी जीवन एक शतरंज का खेल है। चाहे ऑफिस हो, परिवार हो या दोस्तों का ग्रुप, हर जगह सत्ता के ये नियम चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब छुरे की जगह मीटिंग्स के ईमेल और गॉसिप ने ले ली है। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे खिलाड़ी बनो, मोहरा नहीं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, याद रखना 48 लॉज ऑफ पावर की ये बातें तुम्हारे पास हैं। और हाँ, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले ये भी सोच लेना कि तुम शतरंज के मोहरे बनना चाहते हो या खुद बादशाह। कहानी खत्म। अब बताओ, तुम्हें कौन सा नियम सबसे ज्यादा काम का लगा? अध्याय 3, धूप में अपने मालिक से आगे ना निकले। धूप में अपने मालिक से आगे ना निकले, सत्ता का वो नियम जिसने इतिहास के कई महारथियों को गिरा दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक राजा के दरबार में हैं। आपके पास बुद्धि है, ताकत है, लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन सामने बैठा राजा अचानक चेहरे पर एक अजीब सी ठह नडक लिए आपको घूर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी रोशनी को धुंधला कर दिया। यही इस अध्याय की मूल भावना है। कभी भी अपने सुपीरियर को शेडो में मत डालो। वो गलती जो गैलीलियो ने की। सुनिए एक किस्सा। गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन से आसमान के राज खोले, वे भी इस नियम को भूल गए। उन्होंने अपने संरक्षक ड्यूक ऑफ टस्कनी को चांद की खोज दिखाई और नाम दिया मेडिशियन तारे, ड्यूक के सम्मान में। लेकिन जब गैलीलियो ने खुद को विज्ञान का नया राजा कहा, ड्यूक का चेहरा काला पड़ गया। अंत, ड्यूक ने उन्हें फंड देना बंद कर दिया। सीख, रोशनी तुम्हारी हो मगर स्टेज तुम्हारे मालिक का है। आज के दफ्तरों में ये नियम कैसे काम करता है? मान लीजिए आपका बॉस एक प्रेजेंटेशन दे रहा है और आप सबके सामने उसके आइडिया में छोटे सुधार बताने लगते हैं। आपका इरादा अच्छा है, पर बॉस के दिमाग में चल रहा है, ये छोकरा मुझे नीचा दिखा रहा है। अगले हफ्ते प्रमोशन लिस्ट से आपका नाम गायब। तो क्या करें? प्रशंसा का ढोंग नहीं, असली सम्मान दे। राजा लुई 14 के दरबारी वोल्टेयर ने उसकी कविताओं की तारीफ की, मगर चापलूसी नहीं। उसने लुई को सूर्य राजा कहा और खुद को सिर्फ एक तारा बताया। नतीजा, वो लुई का चहेता बन गया। सफलता का श्रेय ऊपर वाले को दे, अपने बॉस को बताएं ये आइडिया आपके मार्गदर्शन के बिना अधूरा था। ये नियम आज भी क्यों मायने रखता है? चाहे 1600 का यूरोप हो या 2024 का कॉर्पोरेट जगत, सत्ता की मनोविज्ञान एक जैसी है। कोई भी नेता अपने से बड़े को चुनौती देते हुए नहीं देखना चाहता। जैसा किताब कहती है, शक्तिशाली लोगों को हमेशा अपनी श्रेष्ठता का एहसास कराएं और उन्हें उससे भी बड़ा महसूस कराएं। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे, बस मुस्कुराकर कहें, ये सब मेरे गुरु बॉस की वजह से संभव हुआ। देखिए, आपकी राह खुद ब खुद चमक उठेगी। अध्याय 4, कभी अपने आप को बहुत ज्यादा दोस्त पर निर्भर न करें। कभी अपने आप को बहुत ज्यादा दोस्त पर निर्भर न करें। अरे भाई, कल्पना करो तुम एक जंगल में हो और तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त तुम्हारा ही शिकार करने की फिराक में है। हैरान हो गए ना? पर यह सच है। द 48 लॉज ऑफ पावर के इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दोस्ती के नाम पर भी लोग कितनी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो एक कहानी से समझते हैं, विश्वास का खेल। मान लो तुमने अपने दोस्त राजू को अपनी सारी गोपनीय बातें बता दी। एक दिन ऑफिस में प्रमोशन के लिए तुम और राजू प्रतियोगी बन जाते हो। अब राजू तुम्हारे राज जानता है, वो उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है ना मजेदार? ग्रीन कहते हैं, शक्ति के खेल में भावनाएं अक्सर तर्क पर भारी पड़ जाती हैं। याद रखो, दोस्त भी इंसान है, उनके अपन इस स्वार्थ हो सकते हैं। इतिहास से सबक सुनो। 16वीं सदी का वाकया है। फ्रांस के राजा लुईस का भरोसेमंद मंत्री निकोलस फूके था। उसने राजा को दावत देकर इतना शानदार फीका दिखाया कि राजा को लगा ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या हुआ? अगले ही दिन फूके जेल में डाल दिया गया। मतलब, अपनी चमक से किसी को शर्मिंदा मत करो, खासकर उसे जो तुमसे ऊपर है। आज के जमाने में अब मान लो तुमने अपने बॉस के सामने अपने सहकर्मी की बुराई कर दी, ये सोचकर कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन कल को वही सहकर्मी बॉस का चहेता बन जाए तो? ग्रीन का सुनहरा नियम, अपने राज खुद तक रखो। दोस्तों को भी वही बताओ जो सबको पता है। क्या करें? संतुलन बनाओ, दोस्ती करो पर निर्भरता नहीं। जैसे एक पेड़ की छांव में बैठो पर उसे ही अपना घर मत समझ लो। शक्ति का खेल, याद रखो, रिश्ते बदलते हैं
आज का दोस्त कल का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। गोपनीयता। अपने सपने और डर सिर्फ उन्हें बताओ जिनका तुम्हारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, जैसे तुम्हारा डायरी। तो अगली बार जब कोई दोस्त तुम्हारी गुप्त योजनाएं पूछे, मुस्कुराकर कह देना, यार इतना सीरियस क्यों हो रहा है, चलो चाय पीते हैं। क्योंकि जैसा ग्रीन कहते हैं, सच्ची ताकत वो है जो दूसरों को कभी तुम्हारी पूरी तस्वीर न दिखाए। अध्याय 5। अपने इरादों को छुपाए रखें। अपने इरादों को छुपाए रखें, एक शक्तिशाली खेल की कला। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक शतरंज के मैदान में खड़े हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी हर चाल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मुस्कुराते हुए वही करते हैं जो वो नहीं चाहता। जीत का राज, आपकी असली चालें उसकी नजरों से छुपी हुई हैं। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है, अपने इरादों को छुपाए रखो। धोखे का खेल, इतिहास से सबक। सोचिए 16वीं सदी का फ्रांस। राजा लुई XVI के दरबार में एक युवा नौकर ओलिवर लेडेन हर किसी की मदद करता नजर आता है, मुस्कुराता, विनम्र, सबका भला चाहने वाला। लेकिन असल में वो राजा का गुप्त जासूस था। लोगों ने उस पर भरोसा किया, राज बताए, और फिर धीरे धीरे सारे सच उसकी मुट्ठी में आ गए। जब तक लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी सबसे मासूम चेहरे के पीछे सबसे गहरी रणनीति छुपी होती है। क्यों छुपाएं अपने इरादे? मान लीजिए आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं। अगर आप सबको बता देंगे तो कोई आपका साथ देगा या आपके पैर खींचेगा? जब आपके दुश्मन आपकी योजना नहीं जानते तो वे आपको रोक नहीं सकते। एक उदाहरण और लेते हैं, महाभारत का शकुनी। उसने पांडवों के खिलाफ पूरी गेंदबाजी की, लेकिन कभी अपने कार्ड खुले नहीं रखे। नतीजा, पांडवों को लगा वो सिर्फ द्यूत क्रीड़ा का शौकीन है, जबकि असल में वो उनका विनाश चाहता था। आधुनिक दुनिया में कैसे काम करे ये नियम? आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ उड़ेल देते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैंने फला निवेश किया है। लेकिन याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे तभी साझा करें जब वो पूरा हो चुका हो, वरना लोग आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता से भर देंगे या फिर आपके आइडिया को चुरा लेंगे। कहानी का सार, छुपे हुए इरादे आपको अप्रत्याशित बनाते हैं, जैसे शतरंज में एक मास्टर। ज्यादा बोलना खतरनाक है, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। विश्वास करने वालों को धोखा देने की जरूरत नहीं, बस उन्हें वही दिखाएं जो वे देखना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, भाई क्या सोच रहे हो, थोड़ी मासूमियत से मुस्कुरा दीजिए और अंदर ही अंदर अपनी चाल चलते रहिए। क्योंकि जो आपका इरादा जान गया वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अध्याय 6। हमेशा कम बोलें जरूरत से। कम बोलो, ज्यादा सुनो। ताकत का वो राज जो बड़े बड़ों ने सीखा। सुनो दोस्तों, एक दिन एक बादशाह के दरबार में 2 नौकर थे। पहला हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता, अपनी समझ का डंका पीटता। दूसरा चुपचाप सुनता, मुस्कुराता और सही मौके पर 2-3 शब्द बोलता। किसे ज्यादा तरजीह मिली? जाहिर है चुप रहने वाले को। ये कहानी द 48 लॉज ऑफ पावर के उस अध्याय की तरह है जो हता है। हमेशा जरूरत से कम बोलो। रहस्य क्या है? इसका मूल मंत्र है, जितना कम बोलोगे उतना दूसरे तुम्हारे बारे में कम जान पाएंगे और तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाएगा। समझो यूं, जब तुम हर बहस में अपनी जुबान चलाते हो तो लोग तुम्हें पता सब है समझकर नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जो आदमी कम बोले उसकी हर बात का अंदाज लगाने की कोशिश होती है। राजा रंग से सबक। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। मिसाल के तौर पर फ्रांस का राजा लुई XIV, वो कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता था। मंत्री उससे पूछते, महाराज ये मामला कैसे सुलझे, और वो बस इतना कहता, देखते हैं। इसी रहस्यमय चुप्पी ने उसे और शक्तिशाली बना दिया। आज के जमाने में भी ऐसा ही होता है। सोचो, ऑफिस की मीटिंग में वो सहकर्मी जो हमेशा मेरे ख्याल से कहकर बात शुरू करता है, क्या उतना इज्जत पाता है जितना वो शख्स जो सबकी बात सुनकर सिर्फ 2 पॉइंट्स में सारा मामला सुलझा देता है? जिंदगी में कैसे काम आए? अब तुम सोच रहे होगे ये बातें किताबी हैं, असल में कैसे उतारूं? तो सुनो। बहसों में चुप्पी का हथियार। जब कोई तुम्हें उकसाए बस मुस्कुरा दो। देखना, सामने वाला खुद ही अपनी गलती मान लेगा। रिश्तों में रहस्य। अपने बारे में सब कुछ बता दोगे तो दूसरों के पास तुम्हें हैरान करने जैसा क्या बचेगा? पावर मूव। लीडर्स कम्बो लते हैं क्योंकि उनकी बात का इंतजार होता है। तुम भी वैसा ही आदर पा सकते हो। आखिरी सीख। एक पुरानी जापानी कहावत है, जब मुंह खुलता है चिड़िया उड़ जाती है, यानी जबान पर काबू ही असली ताकत है। तो अगली बार जब भी बोलने का मन करे, खुद से पूछो, क्या ये शब्द मेरी ताकत बढ़ाएंगे या सिर्फ हवा में उड़ जाएंगे? क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया जब चुप रहने ने तुम्हें फायदा पहुंचाया? कमेंट में बताओ। अध्याय 7। विश्वसनीयता की भी सीमा होती है। विश्वसनीयता की भी सीमा होती है, एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा,
अरे भाई, कभी सोचा है कि जरूरत से ज्यादा ईमानदार होना भी खतरनाक हो सकता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय ठीक यही बताता है। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। वो राजदूत जिसने सच बोलकर गंवाई जान। 16वीं सदी की बात है। फ्रांस का राजदूत स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के दरबार में गया। राजा ने पूछा, फ्रांस के राजा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बेचारे ने सच्चाई से कह दिया, वो थोड़ा अहंकारी हैं। क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उस राजदूत का सिर धड़ से अलग हो गया। सच बोलने की कीमत उसने अपनी जान से चुकाई। यहाँ समझने वाली बात क्या है? ग्रीन कहते हैं, विश्वसनीयता एक तलवार की धार की तरह है। जरूरत से ज्यादा तेज होगी तो हाथ काट देगी। आज के जमाने में भी देख लो। ऑफिस में कोई साथी बार बार मैं तो सच ही बोलता हूं का राग अलापता है। उसे लोग पहले तो सराहते हैं, फिर धीरे धीरे अलग थलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सच भी ऐसा होना चाहिए जो रिश्तों की नाव को डुबोए नहीं। राजनीति से एक चालाक उदाहरण, महाभारत का युद्ध याद करो। कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा, जाओ दुर्योधन को सीधे बता दो कि तुम उसके खिलाफ लड़ने आ रहे हो, बल्कि उन्होंने शांति दूत बनकर ऐसी बातें की जो सच भी थीं और रणनीतिक भी। ग्रीन इसे कहते हैं पावर ऑफ कंसीलमेंट। कुछ सच छुपाना भी बुद्धिमानी है। आज के जमाने में कैसे काम आएगा ये सबक? अगर तुम्हारा बॉस गलत फैसला ले रहा है तो सीधे उसे ये आइडिया बेकार है कहने के बजाय कोशिश करो, सर आपका प्लान तो बढ़िया है, लेकिन क्या हम इसमें थोड़ा ये ऐड कर दें? देखना, वही बात दूसरे अंदाज में ज्यादा असर दिखाएगी। अंत में एक मजेदार सवाल, क्या तुमने कभी गौर किया कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं पर उनकी बातों को मासूमियत कहकर टाल दिया जाता है? पर वयस्कों का सच अगर वैसा ही हो तो उन्हें असंवेदनशील कहा जाता है। फर्क सिर्फ समय और संदर्भ का है। तो याद रखो दोस्तों, शक्ति का खेल सच्चाई से नहीं बल्कि सच को प्रस्तुत करने के तरीके से जीता जाता है। अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कैसा लगा मेरा नया हेयर कट, तो जवाब देने से पहले इस अध्याय वाला फिल्टर लगाना मत भूलना। अध्याय 8, अपने नाम को पवित्र रखें। अपने नाम को पवित्र रखें, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत समय से पहले समझ लो। दोस्तों, कल्पना करो एक राजा है जिसका नाम इतना पवित्र है कि उसके मात्र नाम से ही लोग सिर झुकाते हैं। वहीं एक और शख्स है जिसकी छवि धूमिल हो चुकी है। लोग उसके पीठ पीछे हंसते हैं, सौदे टूट जाते हैं और उसकी बात का वजन हवा हो गया है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक सुनहरा सबक देते हैं, आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे कीचड़ में मत डालो। क्या है इस अध्याय की मूल भावना? इसमें कोई जादू नहीं, बस एक साधारण सच्चाई। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा से जानते हैं, न कि आपके इरादों से। अगर आपका नाम बदनाम हो गया तो चाहे आप भगवान की तरह ईमानदार क्यों न बन जाओ, लोगों के दिमाग से वो दाग नहीं मिटेगा। ग्रीन इसे प्रतिष्ठा की अटूट ताकत कहते हैं। रोचक मिसालें इतिहास की गलियों से। राजा लुई 14, फ्रांस का वो शासक जिसने अपने नाम को सूर्य राजा का दर्जा दिलाया। उसने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया। एक बार जब उसके दरबारियों ने उसके फैसले पर सवाल उठाया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ही राज्य हूं, और सब चुप हो गए। मध्य युग का एक व्यापारी। एक कस्बे में 2 व्यापारी थे, एक जिसका नाम ईमानदारी का पर्याय था, दूसरा जो हमेशा छोटे मोटे धोखे देता था। जब अकाल पड़ा वो लोगों ने पहले व्यापारी का साथ दिया और दूसरे की दुकान बंद हो गई। नाम की पवित्रता ही उसकी ताकत थी। आज के जमाने में ये सबक कैसे काम आता है? सोचो, अगर आपके दोस्त आपको बड़बोला या अविश्वसनीय कहने लगे तो कोई आपसे गंभीरता से बात नहीं करेगा। वहीं अगर आपकी छवि वादे का पक्का या संकट में साथ देने वाला बन जाए तो लोग आपको सम्मान और अवसर खुद ब खुद देने लगेंगे। एक मजेदार वाकया सुनो। राहुल ऑफिस में हमेशा झूठे वादे करता था, कल टास्क पूरा कर दूंगा, पर कभी नहीं करता। एक दिन बॉस ने उससे पूछा, तुम्हारे कल में कितने दिन होते हैं, और फिर उसे प्रमोशन से हाथ धोना पड़ा। वहीं प्रिया जो हमेशा डेडलाइन से पहले काम पूरा करती, उसे लोगों ने विश्वसनीय का ताज पहनाया। तो क्या करें, छोटे छोटे वादों को भी गंभीरता से निभाएं। जैसे किसी से 5 बजे मिलने का वादा किया है तो 4:55 पर पहुंच जाएं। गप्पे न बने। अगर किसी का राज जानते हैं तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो। दूसरों की नजर में अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत करो। बस अपने कर्मों से ऐसा नाम बनाओ कि लोग खुद कहें, इससे बेहतर कोई नहीं। फिल्म शोले का गब्बर याद है? उसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे। पर क्या आप उसकी तरह याद किया जाना चाहेंगे, या फिर बिरबल की तरह जिसका नाम बुद्धिमत्ता का प्रतीक है? चुनाव आपका है। तो दोस्तों, आज से ही अपने नाम को सोने की तरह संजोना शुरू कर दो, क्योंकि आपका नाम ही आपकी पहचान है और पहचान ही आपकी ताकत। अध्याय 9, दूसरों को काम करने दे लेकिन क्रेडिट अपने नाम करें। दूसरों से काम करवाओ
मगर क्रेडिट खुद ले लो, एक ऐसा फंडा जो ताकत के खेल में तुम्हें मास्टर बना देगा। सुनो यार, अगर तुम असल पावर प्लेयर बनना चाहते हो तो इस अध्याय को गांठ बांध लो। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक ऐसा नियम बताते हैं जो इतिहास के हर बड़े शासक, नेता और चालबाज ने अपनाया है। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। विचार की जड़ें। शेफ बनो, बेलनबाज नहीं। सोचो, एक राजा है जो खुद युद्ध के मैदान में तलवार भांजता है। वो योद्धा तो बन जाएगा मगर राजा नहीं। असली समझदारी ये है कि दूसरों को लड़ाई करने दो मगर जीत का श्रेय तुम लो। ग्रीन कहते हैं, अगर तुम हर काम खुद करोगे तो कामचोर बन जाओगे। फायदा ये कि तुम्हारी ऊर्जा बचेगी और दिखेगा कि तुमने तो बस मार्गदर्शन किया। उदाहरण, टाटा और उनकी टीम का जादू। मान लो तुमने कभी टाटा नैनो के बारे में सुना होगा। रतन टाटा ने एक सपना देखा, 1 लाख की कार। लेकिन क्या वो खुद फैक्ट्री में जाकर इंजन बनाते थे? नहीं, उन्होंने इंजीनियर्स की पूरी फौज लगा दी। जब कार बनी तो मीडिया ने किसका नाम लिया? टाटा की नैनो। काम दूसरों ने किया, क्रेडिट बॉस ने लिया। यह है पावर का असली खेल। वो मूर्ख राजा जो खुद हंसी का पात्र बना। एक बार एक राजा ने घोषणा की, मैं अपने राज्य का हर निर्णय खुद लूंगा। मंत्री हैरान, महाराज फिर हमारी क्या भूमिका? राजा बोला, तुम बस हाँ में हाँ मिलाओ। कुछ महीने बाद जनता भड़क उठी, टैक्स बढ़ गए, सड़कें टूटी रहीं। राजा की छवि धूल में मिल गई। मंत्रियों ने कहा, हुजूर अब हमें दोष देना बंद करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर तुम हर काम पर अपना नाम लगाओगे तो फेलियर भी तुम्हारे खाते में जाएगा। आज के जमाने में कैसे काम आए? अब सोचो, तुम ऑफिस में हो, कोई प्रोजेक्ट है, तुम क्या करोगे? सबको बताओगे ये आइडिया मेरा है और फिर खुद सारी मेहनत करोगे? नहीं। बुद्धिमानी ये है कि टीम को आगे करो, उन्हें क्रेडिट का छोटा टुकड़ा दो मगर बॉस के सामने ये कहो, हमने मिलकर ये किया। नतीजा, तुम लीडर दिखोगे, वर्कर नहीं। सावधानी, दूसरों को मूर्ख मत बनाओ। याद रखो, इस नियम का मतलब दूसरों को ठगना नहीं है। अगर तुम हमेशा किसी का श्रेय चुराओगे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। बैलेंस बनाओ, कभी टीम की तारीफ करो, कभी खुद को आगे रखो। जैसे शतरंज का खिलाड़ी कभी मोहरा चलता है, कभी वजीर। तो अगली बार जब कोई बड़ा काम हो तो याद रखना, काम दूसरों का, पावर तुम्हारी। अध्याय 10, अपने शत्रुओं को अपने पास लाएं। अपने दुश्मन को गले लगाओ। 48 लॉज ऑफ पावर का वो चैप्टर जो आपको सिखाता है दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदलें। सुनो दोस्तों, कल्पना करो कि आपके सामने एक जहरीला सांप है। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? उसे मार डालने का, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उस सांप को पाल लेना ही असली पावर है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये चैप्टर ठीक यही सिखाता है। अपने दुश्मनों को अपने पास लाओ। क्या है इसका मतलब? ये कोई गांधीवादी गाल पर दूसरा गाल फेरो वाली बात नहीं है। यहाँ तो गेम ही अलग है। अपने विरोधियों को इतना करीब ले आओ कि वो आपको नुकसान न पहुंचा पाए बल्कि आपके काम आए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। मिसाल के तौर पर मुगल बादशाह अकबर, उसने राजपूतों को हराने के बजाय उन्हें अपने दरबार में जगह दी, उनसे शादी रिश्ते किए। नतीजा, राजपूत उसकी सेना का हिस्सा बन गए और अकबर का साम्राज्य मजबूत हुआ। अगर वो उन्हें दुश्मन समझकर खत्म करता तो शायद मुगल सल्तनत इतनी बड़ी न होती। ये काम कैसे करता है? देखो, दुश्मन को दूर भगाने से वो और खतरनाक हो जाता है, लेकिन अगर उसे अपने सर्कल में शामिल कर लो तो उसकी नजर आप पर रहती है और आपकी उस पर। उसे आपकी ताकत का एहसास होता है जो उसे वार करने से रोकता है। कभी कभी वो आपका सबसे उपयोगी सहयोगी बन जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ी कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेती हैं? यही तो तरीका है। असली जिंदगी का उदाहरण। एक बार एक बिजनेसमैन था जिसका एक पुराना पार्टनर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। सबने सलाह दी कि उसे कानूनी कार्रवाई से घेर लो, पर उसने क्या किया? उसे अपनी टीम में ज्वाइन कर लिया, एक ऐसा रोल दिया जहां उसका फायदा भी था और नुकसान करने का मौका भी नहीं। कुछ ही महीनों में वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये चैप्टर? सोशल मीडिया और ऑफिस पॉलिटिक्स में लोग दुश्मन बनाने में माहिर हो गए हैं, पर असली पावर तो वो है जो टॉक्सिक लोगों को न्यूट्रलाइज कर दे। अगली बार जब कोई आपके खिलाफ प्लॉट करे तो उसे लंच पर बुलाओ, उसकी प्रशंसा करो, उसकी जरूरतों को समझो। हो सकता है वो आपका सबसे बड़ा चैंपियन बन जाए। तो याद रखो, शेर बनने से ज्यादा खतरनाक है शेर को पाल लेना। अब बताओ, क्या तुमने कभी किसी दुश्मन को दोस्त बनाकर उस पर जीत हासिल की? अध्याय 11, कर्मों से नहीं तर्कों से जीतें। कर्मों से नहीं तर्कों से जीतें। 48 लॉज ऑफ पावर का वो अध्याय जो आपको बहसों का बादशाह बना देगा। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बहस की, सच्चाई आपके पक्ष में थी, फिर भी आप हार गए? जी हाँ,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में सच से ज्यादा ताकत तर्कों की कला में होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शक्तिशाली लोग कैसे तर्कों की खेल से अपनी मनचाही जीत हासिल करते हैं, चाहे उनका पक्ष सही हो या ना हो। तर्कों की तलवार कर्मों की ढाल से तेज होती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कर्मों अपने काम से लड़ाई लड़ी वो अक्सर थककर हार गए, लेकिन जिन्होंने तर्कों शब्दों की बुनावट का इस्तेमाल किया वो बिना पसीना बहाए जीत गए। उदाहरण, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी असली ताकत शब्दों और तर्कों में थी। उन्होंने अहिंसा को एक ऐसा तर्क बनाया जिसके आगे ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत भी झुक गई। वो नहीं लड़े, बस उनके तर्कों ने लड़ाई लड़ी। तर्क दे, उलझाए नहीं। सामने वाले को उलझाकर, गलत साबित करके या जोर जबरदस्ती से आप केवल दुश्मन पैदा करते हैं। असली जीत तो तब है जब सामने वाला खुद ही आपके पक्ष में मान जाए। संवाद का मजा लीजिए। राजा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? मंत्री चालाकी से, महाराज, यदि मैं आपकी आज्ञा मानता तो राज्य को बड़ा नुकसान होता। मैंने वही किया जो आपकी ही भलाई के लिए था। देखा? मंत्री ने राजा को गलत साबित नहीं किया, बल्कि उसे समझाया कि उसका काम राजा के हित में ही था। तर्कों का मक्खन लगाकर सच को परोसें। जब आप किसी को सच सुनाना चाहते हैं तो उसे कड़वी गोली की तरह ना दें, उसे मीठे तर्कों में लपेट कर दें। रोजमर्रा का उदाहरण, अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है तो ये मत कहिए तू गलत कर रहा है, बल्कि कहिए भाई मैंने भी यही गलती की थी, तब मुझे बहुत पछतावा हुआ। तेरी बुद्धि मुझसे ज्यादा है, तू तो और भी बेहतर फैसला करेगा। देखा, आपने उसे खुद ही सही रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। आज के जमाने में ये कैसे काम आएगा? चाहे ऑफिस हो या परिवार, आजकल लोगों को मनाने का हुनर ही असली पावर है। ऑफिस में बॉस को ये मत कहिए ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, बल्कि कहिए सर आपकी रणनीति तो बेहतरीन है, बस इसमें थोड़ा ट्विक करके हम इसे और शानदार बना सकते हैं। पार्टनर के साथ तुम हमेशा गलत होते हो की जगह हम दोनों की बातों का सही मिश्रण शायद सबसे बेहतर होगा। सबक, ताकतवर बनना है तो कर्मों से नहीं तर्कों से लड़ें। सच को जिताना है तो उसे शब्दों के मक्खन में लपेटकर परोसें। याद रखिए, दुनिया वालों को सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ये चाहिए कि उनका अहंकार बचा रहे। तो अगली बार जब कोई बहस हो तो तर्कों की तलवार निकालिए और देखिए कैसे आप बिना लड़ाई के जीत जाते हैं। अध्याय 12, संक्रामक समस्याओं से दूर रहें। संक्रामक समस्याओं से दूर रहें, एक सबक जो आपको बर्बाद होने से बचाएगा। सुनो दोस्तों, कल्पना करो आप एक शांत तालाब के किनारे खड़े हैं। पानी एकदम साफ है, मछलियां चमक रही हैं। अचानक कोई एक सड़ा हुआ सेब पानी में फेंक देता है। क्या होता है? सेब तो डूब जाता है, लेकिन उसकी गंध और सड़ांध धीरे धीरे पूरे पानी को खराब कर देती है। द रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय ठीक यही बताता है। संक्रामक समस्याओं से दूर रहो, वरना तुम्हारी भी हालत उन जैसी हो जाएगी। मुख्य विचार, जहर फैलाने वालों से बचो। ग्रीन कहते हैं, कुछ लोग और समस्याएं वायरस की तरह होती हैं, छूने भर से फैल जाती हैं। चाहे वो कोई विषैला सहकर्मी हो, एक अराजक परिवार का सदस्य या फिर ऐसा दोस्त जो हमेशा नकारात्मकता बिखेरता हो। इनके संपर्क में आते ही आपकी एनर्जी, प्रतिष्ठा या यहाँ तक कि आपका करियर भी डूबने लगता है। उनकी सलाह सीधी है, ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बनाओ। अगर बचना मुश्किल हो तो प्रतिक्रिया न दो, न हंसो, न सहानुभूति दिखाओ। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लोगों और कामों में लगाओ। एक राजा और उसके मूर्ख दरबारी की कहानी। मध्यकालीन यूरोप में एक राजा था जिसका एक दरबारी हमेशा शिकायतें करता रहता। राज्य की हालत खराब है, लोग आलसी हैं, युद्ध हार जाएंगे। राजा ने पहले तो उसकी बातें सुनी, लेकिन धीरे धीरे खुद भी उसी निराशा में डूबने लगा। जब उसने देखा कि उसके फैसले डरपोक हो रहे हैं, तो उसने उस दरबारी को दरबार से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि डर और नकारात्मकता संक्रामक होती है। राज आज समझ गया था, अगर वो जहर को अपने दिमाग में घर करने देगा तो पूरा राज्य डूब जाएगा। आज के जमाने में ये सबक कैसे काम आता है? अब सोचो, तुम्हारे ऑफिस में कोई सहकर्मी हमेशा बॉस को कोसता रहता है, प्रोजेक्ट्स को बेकार बताता है। अगर तुम उसकी बातों में उलझ गए तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे। परिणाम, तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरेगी और बॉस तुम्हें भी उसी नजर से देखने लगेगा। यही है संक्रामक समस्या का असर। ग्रीन एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। निकोलस द्वितीय, रूस का आखिरी जार, उसने अपने चारों ओर ऐसे लोग भर लिए थे जो केवल चापलूसी करते थे और असल समस्याओं को अनदेखा करते थे। जब क्रांति हुई तो वो अकेला पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को गलत लोगों से घेर लिया था। अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? अगर कोई दोस्त हमेशा शिकायतों का पिटारा लेकर बैठा हो तो उसके साथ समय कम करो।
ऑफिस में जो लोग सिर्फ गॉसिप करते हैं उनसे दूरी बनाओ। याद रखो, तुम वही बन जाते हो जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। फाइनल लाइन, अपनी ऊर्जा को उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे। यही सबक है पावर की इस किताब का, और यही सबक तुम्हें सफल और शांत जीवन की तरफ ले जाएगा। तो अब से सावधान, कहीं तुम भी किसी सड़े हुए सेब का शिकार तो नहीं हो रहे। अध्याय 13, लोगों को आश्रित बनाएं लेकिन खुद स्वतंत्र रहें। सत्ता के 48 नियम की वो चाल जो आपको किसी का गुलाम नहीं बनने देगी। सुनो दोस्तों, अगर तुमने कभी शतरंज खेला है तो जानते हो कि बादशाह खुद तो बहुत कम चलता है, मगर पूरी सेना उसके इशारों पर नाचती है। रॉबर्ट ग्रीन यही सबक सिखाता है अपनी किताब के इस अध्याय में। लोगों को आश्रित बनाओ मगर खुद कभी किसी के मोहताज मत बनो। ये खेल है देना लेकिन छीनना नहीं का। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का फायदा उठाओ, बल्कि ये एक बारीक ताकत का खेल है। सोचो उस मालिक की जो अपने स्टाफ को इतनी सुविधाएं देता है कि वे कहीं और जाने का सपना भी नहीं देखते, लेकिन खुद कभी किसी एक कर्मचारी पर निर्भर नहीं होता। या फिर उस सरकार की तरह जो जनता को सुविधाएं देकर उनका विश्वास जीत लेती है, मगर किसी एक समूह के आगे झुकती नहीं। इतिहास का वो मजेदार किस्सा, लुई 14 और उसका गोल्डन केज। फ्रांस का शाह लुई 14 जब सत्ता में आया तो उसके अमीर जमींदार उससे ज्यादा ताकतवर थे। तो उसने क्या किया? उसने वर्साय का भव्य महल बनवाया और सारे अमीरों को वहीं रहने को कहा। शानदार पार्टियां, ऐशो आराम, मगर असल में ये एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। वे लोग महल की चकाचौंध में खो गए और राजा से आश्रित हो गए, जबकि लुई खुद किसी पर निर्भर नहीं था। आज की दुनिया में ये नियम कैसे काम करता है? ऑफिस की राजनीति, वो बॉस जो टीम को प्रोजेक्ट्स की जानकारी अलग अलग बांटकर रखता है ताकि कोई भी उसके बिना पूरा काम न कर सके। रिश्तों का खेल, वो दोस्त जो सबकी मदद करता है मगर किसी एक के एहसान तले नहीं दबता। बिजनेस की चाल, टेस्ला जैसी कंपनियां जो अपनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराकर भी दूसरों को उस पर निर्भर बना देती है। गलतफहमी मत पालना, ये नियम दूसरों को कमजोर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है खुद को इतना स्ट्रांग बनाने के बारे में कि तुम्हारी एब्सेंस फील हो पर कोई तुम्हारी कमी से सिस्टम ना चौपट कर दे। सबक साफ है, अगर तुम्हारी वैल्यू, नॉलेज या रिसोर्सेज ऐसी हों कि लोग तुमसे जुड़े रहना चाहें मगर तुम किसी एक के भरोसे न रहो, तो तुम्हारी पावर कभी कम नहीं होगी। वरना याद रखो, जो दूसरों के हाथों में अपनी खुशियां रख देता है उसकी उंगली पकड़कर चलना ही उसकी नियति बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें अपने एहसानों तले दबाने की कोशिश करे, याद रखना तेरा हुक्म चलेगा मगर मेरी चाल चलेगी। अध्याय 14, अपनी छवि को एक बार धोखा देने के लिए इस्तेमाल करें। दिखावे का खेल, कैसे एक झूठी छवि आपको असली ताकत दिला सकती है। सुनो, क्या तुमने कभी उस चालबाज लोमड़ी की कहानी सुनी है जो शिकारी कुत्तों से बचने के लिए अपने पैरों के निशान उल्टे दिशा में बनाती है? वो जानती है कि दिखावा ही कभी कभी जान बचा लेता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय ठीक यही सिखाता है। अपनी छवि को धोखा देने का हथियार बनाओ। मुख्य विचार, दुनिया को वो दिखाओ जो वो देखना चाहती है। लोग पहली नजर में ही फैसला कर लेते हैं। तुम्हारी असली ताकत छुपी रहे, पर छवि ऐसी बनाओ कि दूसरे गलत अंदाजा लगाएं। जैसे शतरंज में कभी कभी मोहरा को रानी का भेष दे दो ताकि विरोधी घबरा जाए। इतिहास के महान खिलाड़ियों ने यही किया। झूठी कमजोरी दिखाकर जीत। चीन के जनरल सुन जू ने एक बार दुश्मन को ललकारा, फिर जानबूझकर अपनी सेना को अव्यवस्थित दिखाया। दुश्मन हंसते हुए आगे बढ़ा और घात लगाए सैनिकों ने उसका सफाया कर दिया। राजनीति का पासा, एक बार महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ने के लिए पहाड़ों में छुपकर छापामार युद्ध किया। अकबर की फौज उनकी भागती हुई छवि पर भरोसा कर बैठी और जब असला हमला हुआ तो वे तैयार नहीं थे। उदाहरण, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम मुस्कुराकर कहो जीने भर का ही कमा लेता हूं, तो सामने वाले को लगेगा तुम सीधे हो। असल में शायद तुम लाखों कमा रहे हो। यही तो खेल है। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही होता है। स्टीव जॉब्स ने पहले आईफोन लॉन्च करते समय इसे बस एक म्यूजिक प्लेयर बताया। लोगों ने सोचा ये तो आईपॉड जैसा है। फिर जब उन्होंने इसका रियल पावर दिखाया, दुनिया हैरान रह गई। तुम्हारे लिए सबक, कब खुलना है, कब छुपना है। नौकरी के इंटरव्यू में अगर सामने वाला तुम्हें अति महत्वाकांक्षी समझेगा तो शायद तुम्हें खतरा मानकर रिजेक्ट कर दे। बजाय इसके कहो मैं टीम के साथ मिलकर सीखना चाहता हूं। फिर जब जॉब लग जाए अपनी प्रतिभा दिखा दो। दुश्मन से निपटना हो, उसे लगने दो कि तुम कमजोर हो। जैसे कृष्ण ने कंस को भ्रम में रखा बालक का भेष लेकर आए, पर असल में विष्णु के अवतार थे। आज की दुनिया में ये ट्रिक क्यों काम करती है?
सोशल मीडिया पर लोग परफेक्ट लाइफ की झूठी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। पॉलिटिशियन जनता का आदमी बनने का नाटक करते हैं, क्योंकि छवि ही असलियत से ज्यादा मायने रखती है। तुम्हें भी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। फाइनल लाइन याद रखो, दुनिया एक स्टेज है। बुद्धिमान वही है जो अपने रोल को समझकर खेलता है, कभी हीरो बनकर तो कभी मासूम बनकर। अब सोचो, आज तुमने किसे अपनी असली ताकत छुपाकर रखा है? अध्याय 15। किसी को बचाने के लिए हाथ मत बढ़ाओ, वे बदले में तुम्हें डुबो देंगे। वो मदद जो तुम्हारी गर्दन पर चढ़ बैठे। सुनो, एक दिलचस्प किस्सा याद आया। 16वीं सदी का फ्रांस राजा हेनरी तृतीय का दरबार। एक दिन उसके करीबी मित्र ड्यूक डी गुइज ने विद्रोह कर दिया। राजा के पास ताकत थी, पर उसने दया दिखाई, बगावत को नजरअंदाज कर ड्यूक को माफ कर दिया। क्या हुआ? कुछ महीने बाद ड्यूक ने खुद राजा को सिंहासन से उतार फेंकने की साजिश रची। यही कहानी द 48 लॉज ऑफ पावर के उस अध्याय की झलक है जो चेतावनी देता है, किसी को डूबने से बचाओगे तो वही तुम्हारी गर्दन पर चढ़कर हवा छोड़ देगा। मुख्य विचार, मदद की कीमत। लोग कहते हैं ईश्वर भला करे, पर पावर के खेल में ये भावना खतरनाक है। लेखक रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, जब आप किसी संकटग्रस्त इंसान को बिना शर्त बचाते हैं तो वो आपको कमजोर समझने लगता है। उसकी मजबूरी उसकी गुलामी नहीं बनती। जैसे राजा हेनरी ने सोचा ड्यूक मेरा शुक्रगुजार होगा, पर ड्यूक ने सोचा ये राजा डरपोक है। असली जिंदगी के उदाहरण। तुम्हारे ऑफिस का वो सहकर्मी याद है जिसे तुमने प्रोजेक्ट डेडलाइन से बचाया, फिर उसने तुम्हारी क्रेडिट चुराकर बॉस को बताया मैंने अकेले काम किया। या फिर वो रिश्तेदार जिसे तुमने कर्ज दिया, आज वही तुम्हारी पीठ पीछे कहता है इसने मुझ पर एहसान जताया। ग्रीन का सुनहरा वाक्य। जब कोई डूब रहा हो तो उसे तैरना सिखाओ, हाथ पकड़कर न खींचो, नहीं तो वो तुम्हें भी खींच लेगा। इसका आज के जमाने में क्या मतलब? आजकल की कैंसल कल्चर देखो। कोई सेलेब अपने पुराने सहयोगी की मदद करता है और अगले ही दिन वही सहयोगी उसे सोशल मीडिया पर घसीटता है। समझदारी ये है, मदद करो पर उसकी जिम्मेदारी न लो। जैसे किसी को नौकरी दिलवाओ पर उसकी गलतियां न संभालो, वरना वो तुम्हें ही एंटाइटल समझेगा। अंतिम सबक। अगली बार जब कोई तुम्हारे दरवाजे पर मुसीबत लेकर आए तो पूछो क्या ये मेरी गलती है? नहीं तो उसे सॉल्यूशन दो, कोड पेंडेंसी नहीं, वरना तुम्हारी मदद उसकी आदत बन जाएगी और तुम उसकी गुलामी। थप्पड़ मारकर याद रखो, समझदार बनो, संत नहीं। पावर तुम्हारी नम्रता को कमजोरी समझेगी। अध्याय 16। दोस्त के रूप में जाओ लेकिन जासूस की तरह काम करो। दोस्त बनकर जाओ मगर जासूस की तरह काम करो। ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का एक ऐसा अध्याय है जो आपको जिंदगी के खेल में मास्टर बना देगा। सोचो, आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपके मूड को समझता है और आपकी जरूरतों का ख्याल रखता है, लेकिन असल में वो आपके राज जानने के लिए आपके करीब आया है। क्या आपको पता चलेगा? शायद नहीं। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। दोस्ती का मुखौटा पहनो मगर जानकारी इकट्ठा करने का काम चुपके से करो। क्यों ये तरीका काम करता है? इतिहास गवाह है, जो लोग सीधे सवाल पूछते हैं उन्हें सच्चे जवाब कम मिलते हैं, मगर जो लोग दोस्ती की आड़ लेकर चलते हैं वो सामने वाले के दिलो दिमाग की चाबी हासिल कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपको पता करना है कि आपके प्रतिद्वंद्वी की अगली रणनीति क्या है। अगर आप सीधे पूछेंगे भाई तुम क्या प्लान कर रहे हो, तो वो सतर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ लंच पर जाएं, उसकी पसंद नापसंद जाने, उसकी परेशानियां सुने, धीरे धीरे वो खुद ही अपने प्लान शेयर कर देगा। ये कोई धोखा नहीं बल्कि सामरिक जानकारी का संग्रह है। इसकी असली ताकत कहाँ है? ये सिर्फ राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे से उसकी परेशानियां जानना चाहते हैं तो डांटने की बजाय उसके साथ वीडियो गेम खेलिए, वो खुद बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे ज्यादा शेयर करे तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उसकी बात को गहराई से सुनिए। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप धोखेबाज बन जाएं। ये तरीका तभी काम करता है जब आप वाकई सामने वाले में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आपके इरादे खोटे हैं तो लोग भांप लेंगे। फाइनल लाइन ये है, दुनिया उन्हीं की है जो सुनने की कला जानते हैं। तो अगली बार किसी से कुछ जानना हो तो बंदूक लेकर नहीं, चाय लेकर जाइए। बातचीत का जादू खुद काम करेगा। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की जब किसी ने आपकी बातों से आपके राज निकाल लिए? कमेंट में बताइए। अध्याय 7। अपने शत्रु को पूरी तरह कुचल दो, दुश्मन को जड़ से खत्म करो। एक सबक जो इतिहास ने बार बार दोहराया। सुनो दोस्तों, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक जहरीला सांप है। तुम उसे मारने के बजाय सिर्फ घायल कर दो तो क्या होगा? वो और ज्यादा खतरनाक होकर वापस आएगा।
रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय ठीक यही सिखाता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो, वरना वो तुम्हें कुचल देगा। मुख्य विचार, आधी जीत पूरी हार के बराबर। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दया दिखाकर दुश्मन को जीवित छोड़ा, वे बाद में उसी की वजह से मिट गए। ग्रीन बताते हैं कि शक्ति के खेल में खत्म करो या खत्म हो जाओ का नियम चलता है। चाहे वो नेपोलियन हो जिसने रूस पर हमला किया पर पीछे हट गया और आखिरकार खुद बर्बाद हो गया, या फिर बिजनेस की दुनिया में वो कंपनियां जो प्रतिद्वंदियों को बचने देती हैं और बाद में उनके हाथों डूब जाती हैं। रोचक उदाहरण, तैमूर लंग की सीख। एक बार की बात है, मध्य एशिया का जालिम शासक तैमूर लंग एक युद्ध में अपने दुश्मन को हराकर उसे जिंदा छोड़ देता है। कुछ साल बाद वही दुश्मन वापस आता है और तैमूर को धूल चटा देता है। इसके बाद तैमूर ने एक नियम बनाया, जिसे भी हराओ उसकी जड़ें ही उखाड़ दो। यही वजह है कि आज तक उसका नाम डर के साथ लिया जाता है। आज की दुनिया में कैसे लागू होता है? सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता न किया होता तो क्या एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी होती? उसने समय रहते अपने प्रतिद्वंद्वियों को बुद्धिमानी से नियंत्रित किया। वहीं कोडक जैसी कंपनियां डिजिटल कैमरा टेक्नोलॉजी को अनदेखा करके खुद मार्केट से गायब हो गईं। सावधानी, दया नहीं पर निर्ममता भी नहीं। यहाँ एक बात समझ लो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर छोटे विवाद में दूसरे को तबाह कर दो। ग्रीन कहते हैं कि शत्रु को केवल तभी कुचलो जब वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा हो। बेवजह की क्रूरता तुम्हारी छवि बिगाड़ देगी। कुल मिलाकर यह अध्याय एक जंगल के कानून की तरह है, या तो शिकार बनो या शिकारी। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नष्ट करने की सोच रहा है तो उसे दोबारा मौका देने की गलती मत करो। इतिहास से सीखो, जिन्होंने आधे मन से लड़ाई लड़ी वे हार गए। तो अब सोचो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई अधूरा दुश्मन है जो तुम्हें पीछे से वार कर सकता है? अध्याय 18, अपनी दुर्लभता बढ़ाओ, दुर्लभ बनो, दमदार बनो। 48 लॉज ऑफ पावर का यादगार अध्याय। सुनो भाई, तुमने कभी सोचा है कि बाजार में हीरे की कीमत क्यों इतनी होती है? क्योंकि वो दुर्लभ है ना? अब सोचो, अगर पूरी दुनिया में हीरे की बारिश होने लगे तो उसकी अहमियत क्या रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। यही सबक है अपनी दुर्लभता बढ़ाओ वाले अध्याय का। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एकदम सटीक मार्गदर्शन देते हैं, जितना कम दिखोगे उतना ज्यादा चमकोगे। मुख्य विचार, कम है तो खास है। इस अध्याय का सार यही है कि लोग उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी राय, यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कुराहट भी तभी कीमती है जब तुम उसे हर किसी पर नहीं लुटाते। ग्रीन बताते हैं कि कैसे राजा लुई 14 ने ये खेल खेला था। वो अपने दरबारियों से महीनों तक दूर रहता, फिर अचानक दिखता। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। रोचक उदाहरण, बॉलीवुड का खान फॉर्मूला। सालों पहले शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं टीवी शोज पर कम जाता हूं क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी मुझे और मूल्यवान बनाती है। देखा ना तुमने? यही तो दुर्लभता का जादू है। जब तुम हर जगह नजर आने लगो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। असली जिंदगी का सबक, गप्पे मारो पर कम। अपने ऑफिस या कॉलेज का उदाहरण लो। वो सहकर्मी या दोस्त जो हमेशा चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो सब उसकी बात गौर से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने शब्दों को दुर्लभ बना दिया। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर चर्चा में टांग अड़ाते हैं, उनकी बात का वजन खो जाता है। आज के दौर में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? सोशल मीडिया के जमाने में लोग रोज 50 पोस्ट डालते हैं, खाने से लेकर सोने तक। पर जो सबसे प्रभावशाली लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो उनकी आवाज धमाकेदार होती है। इलोन मस्क का ट्वीट देख लो, महीनों चुप रहते हैं, फिर एक ट्वीट करते हैं और पूरी दुनिया उछल पड़ती है। फाइनल लाइन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत कम हो रही है तो कम हो जाओ। अपनी उपस्थिति, अपनी सेवाएं, यहाँ तक कि अपनी दोस्ती को भी दुर्लभ बनाओ। जैसे कोई महंगी विस्की जितनी रेयर उतनी डिमांड। तो क्या सोचते हो? आज से ही इस कानून को आजमाने का मन बना रहे हो? अध्याय 19, अप्रत्याशित बने रहो। अप्रत्याशित बने रहो जब दिमागी चालबाजी हीरो बन जाए। सुनो भाई, कल्पना करो कि तुम एक शतरंज के बोर्ड पर हो और तुम्हारा हर कदम इतना पक्का और पूर्वानुमेय है कि सामने वाला तुम्हारी अगली चाल पहले ही बोल देता है। बोरिंग ना? अब सोचो, अगर तुम अचानक घोड़े को उल्टा चला दो, हाथी को तिरछा भगाओ, सामने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाए। यही जादू है अप्रत्याशित बने रहने का, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने द 48 लॉज ऑफ पावर में बड़े मजेदार तरीके से समझाया है। पढ़े जाने से बेहतर है पढ़ लेना। इस अध्याय का मूल मंत्र है, अगर लोग तुम्हें समझ गए तो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। सोचो, एक ऐसा जासूस जिसकी छवि इतनी साधारण हो कि कोई उस पर शक भी न करे। बस यही तो चाल है। ग्रीन कहते हैं, अगर तुम हर बार वही करोगे जिसकी उम्मीद है,
तो तुम एक खिलौने की तरह हो जिसकी चाबी दूसरों के हाथ में है। उदाहरण, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने यूरोप के राजाओं को झटका देने के लिए कभी शादी का झांसा दिया, कभी इनकार कर दिया। कोई नहीं जान पाया कि उसका अगला कदम क्या होगा। नतीजा, सब उसके इशारों पर नाचते रहे। जो दिखता है वो बिकता है, पर जो छुपता है वो जीतता है। ग्रीन यहाँ एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। निकोलो मैकियावेली ने एक बार अपने दुश्मन को हैरान करने के लिए अचानक अपनी पूरी स्टाइल बदल दी। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति एक दिन जोशीले नेता की तरह बोलने लगा। लोग हैरान, पर उसकी बात मानने लगे। क्यों? क्योंकि अनपेक्षितता लोगों को झटका देती है और झटके में लोग गलतियां करते हैं। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई सहकर्मी हमेशा तुम्हारी रिपोर्ट्स में गलतियां निकालता है, तो अचानक उसके सामने इतनी बेहतरीन रिपोर्ट रख दो कि उसकी बोलती बंद हो जाए। उसकी स्क्रिप्ट फेल अराजकता ही ताकत है। ग्रीन याद दिलाते हैं कि अप्रत्याशित होने का मतलब बेवकूफों जैसा व्यवहार नहीं, बल्कि लोगों की धारणाओं को तोड़ना है। जैसे बॉक्सर मोहम्मद अली ने फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक एबी की रणनीति बनाई। दुश्मन सोचता था कि वो डांस कर रहा है और पफ अचानक मुक्का। स्टीव जॉब्स अचानक प्रोडक्ट लॉन्च में नई टेक्नोलॉजी पेश कर देते थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती थी। आज के जमाने में ये क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई प्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स पर चलता है, अगर तुम थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट बन जाओ तो सबकी नजर तुम पर टिक जाएगी। याद रखो, भीड़ का रास्ता लेना आसान है, पर जीतता वही है जो अलग रास्ता बनाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें समझने की कोशिश करे, उसे चकमा दो। थोड़ा रहस्य, थोड़ा सरप्राइज, और देखो कैसे तुम्हारी पावर बढ़ने लगती है। क्या तुमने कभी ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया? कमेंट में बताओ। अध्याय 20, दीवारों के पीछे से न खेलें। दीवारों के पीछे से न खेलें, सत्ता का वो नियम जो आपको दिखाई देने की ताकत सिखाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक शतरंज का मैच जहां कोई खिलाड़ी बोर्ड छुपाकर चाल चल रहा हो। आप हैरान होंगे ये कैसा खेल हुआ, लेकिन असल जिंदगी में हम ऐसा ही करते हैं। चुपके से योजनाएं बनाते हैं, पर्दे के पीछे से खींचतान करते हैं और सोचते हैं कि यही चालाकी है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें ठीक इसी भ्रम से बाहर निकालता है। दिखावा ही सच्ची शक्ति है। एक राजा जो महल में किसी कोने में छुपा बैठा हो, उसकी ताकत संदेह में पड़ जाती है। ग्रीन कहते हैं सत्ता का खेल दिखने का खेल है। आपका लक्ष्य या लोगों के दिमाग में ये छवि बनाना है कि आप नियंत्रण में है, भले ही हकीकत कुछ और हो। उदाहरण, सोचिए उस बॉस की जो हफ्तों ऑफिस नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हर मीटिंग में होता है। कैसे? क्योंकि वो छोटे छोटे संकेतों, एक मेल, एक फोन कॉल से अपनी छाप छोड़ता रहता है। छुपकर चलाने वाले पावर खो देते हैं। ग्रीन एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। 16वीं सदी में फ्रांस के कार्डिनल रिचेल्यू ने राजा लुई 13 को सलाह दी, जब तक आप सिंहासन पर दिखते रहेंगे, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। राजा ने जब तक गायब होना शुरू किया, तो दरबारियों ने साजिशें रचनी शुरू कर दी। सबक, अदृश्य शक्ति शक्ति नहीं होती। आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में ये नियम और भी जरूरी हो जाता है। जो लोग मैं अपना काम चुपचाप करता हूं कहकर खुद को छुपाते हैं, वे अक्सर पदोन्नति या मौकों से चूक जाते हैं। वहीं जो खुद को विजिबल रखते हैं, चाहे प्रोजेक्ट्स में नाम लेकर या नेटवर्किंग में सक्रिय होकर, उन्हें अवसर अपने आप मिलते हैं। मजेदार सच्चाई, कभी गौर कीजिए, ऑफिस में वही लोग प्रमोशन पाते हैं जो मीटिंग्स में बार बार बोलते हैं या ईमेल्स में सीसी पर होते हैं, चाहे उनका असली योगदान कुछ भी हो। पर ख्याल रखें, दिखावा और ढोंग में फर्क है। यहाँ एक पेंच है, अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो विजिबिलिटी खोखली होगी। ग्रीन की सलाह है, शक्ति की रोशनी में खड़े होने के लिए पहले उसे अर्जित करो, फिर उसे प्रदर्शित करो। फाइनल सीक्रेट, अगली बार जब कोई आपसे कहे काम बोलता है, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, पर बोलने के लिए उसे दिखना तो पड़ेगा। अध्याय 21, जाने किस पर भरोसा करना है। अध्याय सारांश, जाने किस पर भरोसा करना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक जंगल में हैं और आपके साथ दो लोग हैं। एक पुराना दोस्त जो आपकी हर बात पर हाँ हिलाता है, और एक नया साथी जो थोड़ा अलग दिखता है, मगर उसकी आंखों में चालाकी छुपी है। अब सवाल ये है कि अगर एक शेर सामने आ जाए तो किसके पीछे छुपेंगे? यही सवाल द 48 लॉज ऑफ पावर के इस अध्याय में उठाया गया है। लेखक रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि शक्ति के खेल में भरोसा करना सबसे बड़ा जोखिम है, और गलत इंसान पर भरोसा करने की कीमत अक्सर आपकी सत्ता, प्रतिष्ठा या यहां तक कि जान भी हो सकती है। मुख्य विचार, भरोसे की दीवार पर नक्काशी। ग्रीन कहते हैं, लोगों की प्रकृति को समझो, उनकी मीठी बातों को नहीं। यानी भरोसा करने से पहले उस व्यक्ति के इतिहास, स्वार्थ और कमजोरियों को जांचो। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक त्रासदी।
ईसा मसीह ने अपने शिष्य यूदास पर भरोसा किया, जिसने बाद में उन्हें चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। या यूदास वाकई बुरा था? नहीं, वो बस अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा था। आधुनिक उदाहरण सोचिए, कोई कॉलेज का दोस्त आपके बिजनेस आइडिया को बहुत बढ़िया बताता है, मगर 6 महीने बाद वही आइडिया उसके नाम से पेटेंट हो जाता है। क्या उसने धोखा दिया? नहीं, आपने उसके चरित्र को नहीं परखा। रोचक संवाद और सबक। ग्रीन एक किस्सा सुनाते हैं। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। एक हमेशा हाँ में हाँ मिलाता, दूसरा सच बोलने का साहस रखता। एक दिन राजा ने पूछा, मेरी नई तलवार कैसी है? पहले मंत्री ने कहा, अद्भुत। दूसरे ने चेताया, महाराज ये कुंद है। राजा ने उसे दंडित किया। बाद में युद्ध में वही तलवार टूट गई और राजा की जान चली गई। सीख, जो लोग आपकी गलतियां छुपाएं वे आपको कमजोर बनाते हैं। असली भरोसेमंद वही है जो आपको सच दिखाए, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। आज के जमाने में प्रासंगिकता। आज के सोशल मीडिया युग में ये अध्याय और भी जरूरी हो जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को फेसबुक पर बेस्ट फ्रेंड बताया जिसने बाद में आपकी निजी बातें दूसरों को बता दी? या ऑफिस में किसी सहकर्मी पर विश्वास किया जिसने आपका क्रेडिट चुरा लिया? ग्रीन का नियम साफ है, भरोसा एक रणनीति होनी चाहिए, भावना नहीं। जैसे शतरंज में कोई प्यादे को बलि देता है, वैसे ही कुछ लोग आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अंतिम सलाह, फॉलो द शैडो टेस्ट। ग्रीन एक दिलचस्प तरीका बताते हैं। किसी की छाया देखो, उसके अतीत के कर्म, गुप्त इरादे और दूसरों के साथ व्यवहार। अगर कोई दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है तो एक दिन आपकी भी करेगा। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नियम तोड़ता है वो आपके लिए भी तोड़ देगा। तो दोस्तों, अगली बार कोई आप पर भरोसा करो का दबाव बनाए तो उसकी छाया जरूर जांच लेना, क्योंकि जैसे ग्रीन कहते हैं, शक्ति का खेल जीतने के लिए पहले भरोसे के खेल को जीतना होगा। कहानी अच्छी लगी? कोई सवाल या अपना अनुभव बताना चाहेंगे? अध्याय 22, पहले से प्रतिबद्ध न हो। पहले से प्रतिबद्ध न हो, शक्ति का वो नियम जो आपको फंसने से बचाता है। सुनो, एक बार की बात है, नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाने की इजाजत दे दी। वो सोचता था, ये तो छोटे मोटे व्यापारी हैं, इनसे क्या डर। लेकिन जब तक समझा, अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। यही गलती आज भी कितने लोग करते हैं, बिना सोचे हाँ कह देते हैं और फिर फंस जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें यही सिखाता है, पहले से प्रतिबद्ध न हो। क्यों जल्दबाजी में हाँ कहना खतरनाक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध ही ना हो, बल्कि समझदारी ये है कि पहले पूरा लैंडस्केप देखो, फिर कदम बढ़ाओ। एक राजा की तरह सोचो जो दूसरों को पहले अपनी शर्तें रखने देता है ताकि वो उनके इरादों को भांप सके। उदाहरण, सोचो कोई दोस्त तुमसे कहता है, यार मेरे साथ बिजनेस में पैसा लगा दो, मोटा प्रॉफिट होगा। अगर तुम तुरंत हाँ कह दोगे और बाद में पता चले कि उसमें रिस्क ज्यादा था तो? इसके बजाय कहो, दिलचस्प लग रहा है, मुझे डिटेल समझाओ। फिर तुम्हारे पास विचार करने का समय होगा। इतिहास से सबक, नेपोलियन की चाल। नेपोलियन जब यूरोप पर राज कर रहा था तो उसने कभी भी पहले हमला नहीं किया। वो दुश्मनों को पहले आक्रमण करने देता था ताकि उनकी रणनीति को समझ सके। ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें डील के लिए प्रेशर डाले तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहने का साहस रखो। आज के जमाने में ये नियम कैसे काम करता है? ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर बॉस तुमसे पूछे, इस प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हो ना, तुरंत जी हाँ कहने के बजाय कहो, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। इससे तुम अनावश्यक दबाव से बच जाओगे। रिश्ते, कोई तुम्हें रिलेशनशिप में जल्दबाजी करने को कहे तो इतनी जल्दी क्यों वाला अप्रोच अपनाओ। अंत में गुरु मंत्र। शक्तिशाली लोग कभी भी शतरंज के मोहरे की तरह नहीं चलते। वे खिलाड़ी बनते हैं जो चाल पहले दूसरों को चलने देते हैं, फिर अपना रास्ता बनाते। तो अगली बार कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश करे, याद रखना, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। क्या तुमने कभी जल्दबाजी में हाँ कहकर मुसीबत में फंसे हो? कमेंट में बताओ। अध्याय 23, अपने प्रतिद्वंद्वी को मूर्ख बनाने के लिए बुद्धिमानी से प्रतीक्षा करो। सब्र का फल मीठा होता है, पर कभी कभी सब्र दिखाना भी एक चाल होती है। दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक दिलचस्प अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां बेवकूफ बनाने के लिए बुद्धिमानी से इंतजार करना सिखाया गया है। ये कोई साधारण सबक नहीं, बल्कि शतरंज के उस मोहरे की तरह है जो चुपचाप खड़ा रहकर पूरे खेल को पलट देता है। मुख्य विचार, जल्दबाजी में फैसले न लें ताकि दुश्मन खुद ही गिरे। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा है तो उसे रोकिए मत, बल्कि उसे और भटकने दीजिए ताकि वह खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। ग्रीन कहते हैं कि ताकतवर बनने के लिए कभी कभी निष्क्रिय दिखकर भी सक्रिय रहना जरूरी होता है।
यही वो पल होता है जब आप अपने विरोधी को उसकी ही अहंकार में फंसा देते हैं। रोचक उदाहरण, झांसी की रानी और ब्रिटिश चाल। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां सब्र ने जीत दिलाई। सोचिए, अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए पहले क्या किया? वे जानबूझकर शांत रहे। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि शायद अंग्रेज उनसे डरते हैं, लेकिन असल में वे उनकी गलतियों का इंतजार कर रहे थे। जब रानी ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने उन्हें अकेला छोड़कर दूसरे राजाओं को अपने साथ मिला लिया। देखा आपने, कभी कभी छोटी लड़ाई हारकर बड़ी जंग जीत ली जाती है। असल जिंदगी का सबक, ऑफिस की सियासत। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप तुरंत उससे झगड़ा करेंगे तो आप ही बदतमीज लगेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहकर उसकी गलतियों को पकड़ेंगे तो एक दिन वो खुद बॉस के सामने फंस जाएगा। जैसे ग्रीन लिखते हैं, शक्तिशाली लोग अपने दुश्मनों को रस्सी देते हैं ताकि वे खुद ही फांसी लगा लें। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल सोशल मीडिया पर लोग हर बहस में कूद पड़ते हैं, हर ट्रोल को जवाब देते हैं और फिर खुद ही बदनाम हो जाते हैं। पर जो समझदार होते हैं वे चुप रहकर विरोधी को उसकी ही बातों में उलझा देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जो लोग सबसे कम बोलते हैं वे ही सबसे ज्यादा सुनते हैं? तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो याद रखिए, अपने समय का इंतजार करो, क्योंकि बेवकूफ खुद ही अपनी रस्सी से बंध जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा कोई वाकया याद आता है जहां सब्र ने जीत दिलाई हो? कमेंट में बताइए। अध्याय 24, गुण। आहों को स्वीकार करने की शक्ति का उपयोग करें। गुनाहों को स्वीकार करने की शक्ति एक ऐसा हथियार जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। सुनो, एक किस्सा याद आता है, वो समय जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उनके साथ 2 चोर भी थे। एक ने उन्हें कोसा, पर दूसरे ने अपने गुनाह स्वीकार कर लिए और कहा, मैंने जो किया उसकी सजा भुगत रहा हूं। और क्या हुआ? ईसा ने उसे माफ कर दिया। ये वाकया बताता है कि गुनाहों को खुले दिल से स्वीकार कर लेना ही असली चालाकी है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में ये सबक छुपा है। अपनी गलतियों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करो ताकि दुश्मनों के हाथ से हथियार छिन जाए। ये काम कैसे करता है? सोचो, जब कोई तुम्हारी गलती पकड़े और तुम झट से कहो, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे अफसोस है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? उसके पास अटैक करने को कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे नेपोलियन ने किया था। एक बार उसके सिपाही बगावत करने लगे। उसने उन्हें डांटने की बजाय कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैंने तुम्हें अनदेखा किया। और क्या हुआ? सारे सैनिक शर्मिंदा होकर उसके पैरों पर गिर पड़े। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कैसे करें? मान लो ऑफिस में तुमने कोई प्रोजेक्ट खराब कर दिया, बॉस गुस्से में है। अगर तुम बहाने बनाने लगो तो आग और भड़केगी, पर अगर तुम कहो, सर ये मेरी गलती थी, मैं इसे ठीक करने का प्लान बना चुका हूं, तो बॉस का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग उसी वक्त लड़ाई मोड से बाहर आता है जब उसे प्रतिरोध नहीं दिखता। ये सबक आज के जमाने में क्यों जरूरी है? आजकल सोशल मीडिया पर लोग गलतियां छिपाने में माहिर हैं, पर जो लोग बेझिझक कह देते हैं मैं गलत था, उनकी इज्जत बढ़ जाती है। जैसे माइकल जैक्सन ने कहा था, मैं नफरत से सीख रहा हूं, उसके फैंस उसके और भी करीब हो गए। तो याद रखो, अगर तुम्हारे हाथ में नींबू आए तो शिकायत करने की बजाय उसका शरबत बना लो। गुनाहों को स्वीकार करके तुम उन्हें ताकत में बदल सकते हो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर दिखाते हो तो असल में तुम सबसे मजबूत बन जाते हो। अध्याय 25, फोकस एक शक्तिशाली हथियार है। फोकस वो ताकत जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अरे भाई सोचो तो सही, जिंदगी में कितनी बार हम बिखर जाते हैं, हर दिशा में दौड़ते हैं, हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, मगर आखिरकार हाथ क्या आता है? खालीपन। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें यही बताता है। फोकस एक तोप की तरह है, जहां निशाना लगाओगे वहीं धमाका होगा। मुख्य विचार, एकाग्रता की जादुई छड़ी। लेखक कहता है, ताकत सिर्फ हथियार या पैसे में नहीं, बल्कि आपके ध्यान के केंद्रित होने में है। जैसे सूरज की किरणें कागज को जला देती हैं, वैसे ही फोकस किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है। पर हम तो बढ़ जाते हैं। एक हाथ से ईमेल टाइप करते हैं, दूसरे से सोशल मीडिया स्क्रॉल, और दिमाग में बस एक ही बात, यार कुछ अच्छा कब होगा। इतिहास से सबक, नेपोलियन की गलती। कल्पना करो 1812 की नेपोलियन, जिसकी सेना अजेय मानी जाती थी, वो रूस पर हमला करता है, मगर वहां उसकी सारी ताकत बिखर गई। ठंड, भूख और फैलाव ने उसे हरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए थे। ग्रीन कहते हैं, शक्ति तभी काम करती है जब वो एक बिंदु पर केंद्रित हो। आज की दुनिया में बिखराव का जमाना। आज तो हालत यह है कि हमारा फोकस मल्टीटास्किंग के नाम पर चुरा लिया गया है। फोन बजा, नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आया और हम भूल जाते हैं कि क्या कर रहे थे।
एक दिलचस्प उदाहरण देखो। स्टीव जॉब्स ने ब्लैक टर्टलनेक पहनना शुरू किया ताकि रोज के फैसलों में दिमाग ना लगाना पड़े। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ क्रिएटिविटी पर केंद्रित की। असली जिंदगी की कहानी, राहुल का टर्निंग पॉइंट। मेरे दोस्त राहुल की कहानी सुनो। 5 साल तक वो यूट्यूब, व्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग सब कुछ करता रहा, मगर सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन उसने सिर्फ वीडियो एडिटिंग चुना। आज उसका स्टूडियो है और वो टॉप एडिटर्स में गिना जाता है। क्या बदला? मैंने बिखरना द किया। उसने मुझसे कहा, 5 क्या करें? फोकस का मंत्र। अगर आप भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखो, एक समय पर एक लक्ष्य, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या सेहत। नॉइस काटो, जो चीजें आपके गोल से नहीं जुड़ी उन्हें इग्नोर करना सीखो। गहराई में जाओ, चौड़ाई में नहीं। जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी हों तो तूफान भी हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को कई दिशाओं में भटकता पाएं तो ये सवाल करो, क्या मैं अपनी पूरी ताकत एक जगह झोंक रहा हूं या बस रेत पर पानी फेंक रहा हूं? फोकस ही वो हथियार है जो आम आदमी को भी महान बना सकता है। बस इस्तेमाल करना सीखो। क्या आपको भी लगता है कि आजकल फोकस खोना आसान हो गया है? नीचे कमेंट में बताओ। अध्याय 26, परफेक्ट कोटियर बने। दरबार में चालाकी से जीतने की कला, परफेक्ट कोटियर बने। सुनो भाई, तुमने कभी सोचा है कि राजाओं के दरबार में वो लोग कैसे टिके रहते थे, जो न तो सबसे ताकतवर थे न सबसे धनवान, मगर फिर भी राजा की गद्दी के सबसे करीब? यही राज खोलता है रॉबर्ट ग्रीन का ये अध्याय। चलो तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मुख्य विचार, दरबारी बनने का मतलब है शक्ति के गलियारों में बिना शोर मचाए अपना रास्ता बनाना। यहाँ नियम साफ है, तलवार की धार पर चलो मगर कभी खुद को उसके निशाने पर मत आने दो। झुकना सीखो पर गिरो मत। फ्रांस का राजा लुईस 14 का दरबारी निकोलस फूके याद करो। उसने अपनी शानदार पार्टियों से राजा को ईर्ष्या में डाल दिया। नतीजा, जेल की सलाखें। अगर वो थोड़ा कम चमकता तो शायद बच जाता। श्रेय दूसरों को दो। मान लो तुमने कोई बड़ा काम किया, अब सीधे राजा के सामने डींग हाँकने की बजाय कहो, यह आपकी प्रेरणा से हुआ। राजा का तृप्त, तुम्हारा कद बढ़ा। गुप्तचर बनो। इटली की कैथरीना डे मेडिसी ने दरबार के हर व्यक्ति के रहस्य जाने। जब कोई बोला महारानी को सब पता है, तभी उसकी ताकत बढ़ी। रोचक उदाहरण, सोचो कोई तुम्हारे ऑफिस में बॉस के सामने तुम्हारी बुराई करे। अब अगर तुम सीधे उल्टा जवाब दोगे तो बॉस को लगेगा तुम विद्रोही हो। बजाय ये करो, साहब मैं सुधार करूंगा, पर शायद ये गलत फहमी है क्योंकि मैंने तो आपके ही निर्देशों पर काम किया था। देखा, बिना लड़े जीत आज के जमाने में कैसे काम आए। चाहे कॉर्पोरेट हो या पॉलिटिक्स, दरबार हर जगह है। वही लोग टिकते हैं जो बॉस की कॉफी का टेम्परेचर तक याद रखें। ध्यान रखना सीखो, गॉसिप में कभी आगे पीछे ना बोलें, तटस्थ रहो और हाँ कहने का तरीका ऐसा हो कि ना भी हाँ लगे। समापन, तो याद रखो, असली ताकत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो छुपकर सबको अपने इशारों पर नचाए। अगली बार जब कोई तुम्हें चापलूस कहे, मुस्कुरा कर कहना, नहीं बस एक परफेक्ट कोटियर हूँ। बताओ, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जो ये खेल बखूबी खेलता हो? अध्याय 27, अपने आकार को फिर से बनाएं। अध्याय सारांश, अपने आकार को फिर से बनाएं। 48 लॉज ऑफ पावर। सुनो दोस्तों, ये अध्याय तो एक जादुई शीशे जैसा है जो तुम्हें दिखाता है कि कैसे दुनिया तुम्हें देखती है और कैसे तुम उस छवि को अपने हिसाब से बदल सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ताकतवर लोग कभी एक ही रूप में नहीं रहते, वो हमेशा अपनी छवि को नए अंदाज में ढालते रहते हैं, जैसे कोई सांप अपनी खाल बदलता है। मुख्य विचार, अगर लोग तुम्हें एक खास तरह से देखने लगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो वही छवि तुम्हारी जंजीर बन सकती है। मान लो तुम्हें हमेशा भोला भाला समझा जाता है तो कोई तुम्हारी बात गंभीरता से नहीं लेगा, या अगर तुम गुस्सैल के तौर पर पहचाने जाते हो तो लोग तुमसे डरने लगेंगे पर विश्वास नहीं करेंगे। ग्रीन कहते हैं अपनी छवि को जानबूझकर बदलो, नहीं तो दूसरे तुम्हारे लिए वही तय कर देंगे। उदाहरण, सोचो माइकल जॉर्डन की कहानी। उन्होंने बास्केटबॉल में राज करने के बाद अचानक बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे, ये क्या पागलपन है, पर जॉर्डन जानते थे कि अगर वो हमेशा बास्केटबॉल गॉड बने रहते तो एक दिन उनकी छवि उबाऊ हो जाती। नए खेल में संघर्ष करके उन्होंने दिखाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और जब वापस बास्केटबॉल में लौटे तो उनकी महानता और भी ज्यादा चमक उठी। संवाद की ताकत। इमेजिन करो एक ऑफिस का सीन। राहुल को सब शांत मेहनती लड़का समझते हैं। एक दिन बॉस कहता है, तुमसे टीम लीडर की भूमिका नहीं संभाली जाएगी, तुम्हारे अंदर आग नहीं है। राहुल अगले हफ्ते नए स्टाइल में आता है, जोशीली बॉडी लैंग्वेज, सीधे फैसले लेने लगता है। धीरे धीरे लोग सोचते हैं ये नया राहुल कौन है। 6 महीने बाद वही बॉस उसे प्रमोशन दे देता है। क्यों?
क्योंकि राहुल ने खुद को मृदुभाषी क्लर्क से भरोसेमंद लीडर में बदल लिया था। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया के दौर में तो ये कानून और भी जरूरी हो गया है। देखो कैसे सेलिब्रिटीज अचानक अपना स्टाइल, विचार या पूरा पर्सनालिटी बदल देते हैं। टेलर स्विफ्ट फिर से पॉप से फोल्क गानों में जाती है। विराट कोहली बाल कटवाकर अग्रेसिव युवा से समझदार कप्तान बन जाते हैं। वो जानते हैं जो एक जैसा दिखता है, दुनिया उसे भूल जाती है। तो याद रखो दोस्तों, तुम्हारी पावर इसी में है कि तुम कब शांत विद्वान बनो, कब रहस्यमयी खिलाड़ी। दुनिया एक थिएटर है और तुम्हें हर एक्ट के लिए नया कॉस्ट्यूम चाहिए। ग्रीन की सलाह सीधी है, अपनी छवि को अपने कंट्रोल में रखो, वरना दूसरे तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख देंगे। अब बताओ, तुम आज से अपने आकार में क्या बदलाव करोगे? अध या 28 अपने हाथों को गंदे होने से बचाएं। अपने हाथों को गंदे होने से बचाएं, एक ऐसी सूझबूझ जो आपको बचाएगी। सुनो दोस्तों, कल्पना करो कि तुम एक महल के अंदर हो जहां हर कोई सत्ता के लिए लड़ रहा है। अब ऐसे में अगर तुम सीधे खुद ही मैदान में कूद पड़ोगे तो क्या होगा? हाथ खून से सने, दुश्मनों की लिस्ट लंबी और नाम बदनाम। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि असली ताकतवर वो नहीं जो खुद लड़ता है, बल्कि वो है जो दूसरों से लड़वाता है। ये कैसे काम करता है? इतिहास में झांकों महान शासकों ने हमेशा अपने हाथ साफ रखे। लुई 14, फ्रांस का सूरज राजा, कभी खुद आदेश नहीं देता था। वो मंत्रियों की एक काउंसिल बैठाता था जो सबकी नजरों में बुरे बनते थे, जबकि राजा की छवि दयालु बनी रहती थी। ये नियम आज भी चलता है। सोचो कि बॉस किसी टीम मेंबर को प्रोजेक्ट की फेल होने की जिम्मेदारी क्यों देता है? रोचक किस्सा। एक बार की बात है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में दो मंत्रियों की जंग चल रही थी। एक ने दूसरे को षड्यंत्र का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। रानी ने न तो उसका साथ दिया, न ही खुलकर विरोध किया, बस चुपचाप देखती रही। जब जनता का गुस्सा भड़का तो उसने न्याय करते हुए उस मंत्री को सजा दे दी। असली मास्टर स्ट्रोक? रानी की छवि बेदाग रही। आज के जम आने में सोशल मीडिया पर ट्रोल्स, ऑफिस की राजनीति या फिर पारिवारिक झगड़े, हर जगह ये नियम लागू होता है। अगर तुम किसी को बुरा भला कहने लगोगे तो लोग तुम्हें ही नकारात्मक याद रखेंगे। बेहतर है कि दूसरों को आगे करो। जैसे कोई कहे, लोग कह रहे हैं कि तुम, देखो बात वही, पर दोष किसी और पर। गुरु मंत्र। अगली बार जब कोई विवाद हो तो खुद को बीच में न घसीटो। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम कठपुतलीवाद अपनाओ, धागे दूसरे के हाथ में हो पर नाचे कोई और। याद रखो, सत्ता का खेल वही जीतता है जिसके हाथ साफ दिखते हैं, चाहे असलियत कुछ भी हो। तो क्या तुम तैयार हो इस शक्ति के खेल में माहिर बनने के लिए, या फिर वो बनोगे जिसके हाथ हमेशा गंदे रहते हैं? चुनाव तुम्हारा। अध्याय 29, रचनात्मकता के साथ परंपरा का उपयोग करें। रचनात्मकता के साथ परंपरा का खेल, 48 लॉज ऑफ पावर की एक जादुई सीख। अरे भाई, कभी सोचा है कि पुरानी रीतियां और परंपराएं आज के जमाने में कैसे काम आ सकती हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय तो जैसे जादू की छड़ी है। सुनो, इसमें एक दिलचस्प सबक छुपा है। परंपरा की पीठ पर सवार होकर रचनात्मकता को आगे बढ़ाओ। यानी लोग पुराने ढर्रे से चिपके रहते हैं। अगर तुम सीधे उनकी आदतों से टकराओगे तो विरोध होगा, लेकिन अगर पुराने खांचे में नया रंग भर दो तो लोग तालियां बजाएंगे। उदाहरण, राजा लुई 14 को याद करो। फ्रांस में उसने सूरज राजा वाली छवि बनाई। लोगों को लगा कि ये तो हमारे पुराने दैवीय राजा के विचार का ही विस्तार है, लेकिन असल में लुई ने अपनी ताकत को 4 चांद लगा दिए। आज के जमाने में सोचो एक नए ब्रांड की कहानी। अगर वो कहे हम तो सब बदल रहे हैं तो लोग डर जाएंगे, लेकिन अगर कहे हम आपकी पुरानी पसंद को नए अंदाज में लाए हैं तो स्वागत होगा। जैसे कोका कोला ने क्लासिक टेस्ट को ही अपनी ताकत बनाया, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। यहाँ मजेदार बात है, लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन अगर बदलाव को परंपरा का चोला पहना दो तो वही लोग उसे गले लगा लेते हैं। गांधी जी ने भी यही किया, अहिंसा के पुराने भारतीय विचार को आजादी की लड़ाई का हथियार बना दिया। तो क्या सीख मिली? अगर तुम्हारा कोई नया विचार है तो उसे पुराने पेड़ पर नए फूल की तरह पेश करो। लोगों को लगे कि ये तो उनकी ही धरोहर का हिस्सा है और फिर वे तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। अब बताओ, क्या तुमने कभी इस तरह की चाल चली? शायद तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई उदाहरण हो जहां पुराने को नया बताकर लोगों का दिल जीता गया हो। अध्याय 30, साहसिक कार्य करने से पहले ठोस योजना बनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन जिसने इतिहास के कई महानायकों को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया।
ये कहानी है द 48 लॉज ऑफ पावर के उस अध्याय की जो हमें सिखाता है कि बिना योजना के साहस दिखाना बिना नक्शे के समुद्र में कूदने जैसा है। वो क्या कहते हैं? जो जल्दबाजी में चलते हैं वे अक्सर गड्ढों में गिरते हैं। यहाँ बात सिर्फ धैर्य की नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति की है। मान लो आपको शतरंज का एक मैच खेलना है। अगर आप बिना सोचे समझे चाल चलेंगे तो 4 चालों में हार जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से हर संभव चाल का विश्लेषण कर लिया तो विजय आपकी मुट्ठी में होगी। रोचक उदाहरण, सन 1519 का वो दिन याद कीजिए जब हर्नान कोर्टेस ने मेक्सिको पर हमला किया था। उसके पास कुछ 100 सैनिक थे और सामने था अज़टेक साम्राज्य जिसकी सेना हजारों में थी। लेकिन कोर्टेस ने एक शानदार योजना बनाई। उसने अपने जहाजों को जला दिया ताकि सैनिकों के पास वापस लौटने का कोई रास्ता ना बचे। ये था बर्न योर बोट्स का सिद्धांत, या तो जीतो या मरो। लेकिन ध्यान दो, उसने ये कदम बिना सोचे विचारे नहीं उठाया। उसने पहले स्थानीय जनजातियों का समर्थन जीता, दुश्मन की कमजोरियों का अध्ययन किया और तभी ये चाल चली। और फिर एक आधुनिक उदाहरण, स्टीव जॉब्स। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया तो वो कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने सालों तक मार्केट रिसर्च की, यूजर की जरूरतों को समझा और तब एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसने दुनिया बदल दी। अगर वो पहले ही झट से कोई डिवाइस लेकर आ जाते तो शायद आज हम टच स्क्रीन वाले फोन का मजा ना ले पाते। ये अध्याय आज आपके लिए क्यों मायने रखता है? चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रिश्तों में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो, बिना योजना के आगे बढ़ना डूबने का इंतजार करने जैसा है। एक दोस्त ने मुझे कहा था, तैराकी सीखने से पहले ही गहरे पानी में कूद गया, अब डूब रहा हूँ। तो सबक ये है, पहले तैरना सीखो फिर गोता लगाओ। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैंने सभी संभावनाएं भांप ली हैं? क्या मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता है? क्या मैंने अपने दुश्मनों या चुनौतियों को समझ लिया है? याद रखो, दुनिया उन्हें ही याद करती है जो जीतते हैं, न कि उन्हें जो बिना तैयारी के लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तो प्लान बनाओ, फिर पावर दिखाओ। कहानी खत्म, लेकिन सीख जारी। अध्याय 31, अपने कार्यों को नाटकीय ढंग से पेश करें। दर्शक बनाओ, भीड़ नहीं। कैसे अपने कार्यों को नाटकीय ढंग से पेश करके लोगों को मोहित करें? सुनो, एक राजा था जिसके दरबार में हर दिन कवि, जादूगर और योद्धा आते थे। लेकिन एक दिन एक साधारण सा आदमी आया। उसने कोई तलवार नहीं उठाई, न कोई कविता सुनाई, बस एक छोटी सी पेटी खोली और धीरे से कहा, महाराज मैं आपके लिए चांद लेकर आया हूँ। पूरा दरबार हैरान। जब उसने पेटी खोली तो उसमें एक शीशे का टुकड़ा था जिसमें चांद की परछाई झिलमिला रही थी। राजा मुस्कुराए और उस आदमी को सोने से तौल दिया। यही है नाटकीय प्रस्तुति का जादू, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने द 48 लॉज ऑफ पावर में समझाया है। असली ताकत है कैसे दिखाने में, क्या दिखाने में नहीं। तुमने कभी नोटिस किया है कि बाजार में एक ही सामान बेचने वाले दुकानदारों में से कुछ की भीड़ लगी रहती है और कुछ के आगे चिड़ियां चोंच मारती हैं? फर्क सिर्फ उनकी अंदाज ए बयां में है। ग्रीन कहते हैं, लोग तथ्यों से नहीं, अनुभवों से प्रभावित होते हैं। चाहे तुम्हारी उपलब्धि छोटी हो, लेकिन अगर तुमने उसे एक शो बना दिया तो लोग उसे याद रखेंगे। उदाहरण, सोचो उस वक्त को जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। उन्होंने बस एक बॉक्स से निकालकर उसे दिखाया नहीं, धीरे धीरे स्क्रीन को छुआ, गाना बजाया और लोगों को ऐसा लगा मानो उन्होंने जादू की छड़ी हिला दी हो। रहस्य और इंतजार का खेल। ग्रीन याद दिलाते हैं, जो सब कुछ एक बार में उंडेल देता है उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। अपने कार्यों को थोड़ा थोड़ा करके पेश करो, जैसे टीवी सीरीज के क्लिफ हैंगर। किस्सा, 19वीं सदी में एक मशहूर जादूगर जीन रॉबर्ट हॉडन ने एक खाली मंच पर घोषणा की कि वो अगले हफ्ते अदृश्य होने का राज बताएगा। पूरा शहर उत्सुकता से इंतजार करने लगा। जब दिन आया तो उसने सिर्फ एक शीशा दिखाया और कहा, राज यही है कि लोगों को वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। सुनने वाले निराश हुए, लेकिन उसका नाम इतिहास में छप गया। आज के जमाने में ये कैसे काम आता है? सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर सेकंड में हजारों पोस्ट डूब जाती हैं। अगर तुम्हें ध्यान खींचना है तो अपनी बात को वायरल बनाना होगा। तुम्हारी डेली लाइफ से उदाहरण, कॉलेज प्रेजेंटेशन में बोरिंग स्लाइड्स की बजाय एक कहानी सुनाओ। मेरे दादाजी कहते थे, ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करके बॉस को मेल ना भेजो, बल्कि उन्हें बुलाकर एक डेमो दो और कहो, सर आपके लिए एक सरप्राइज है। समापन, अदाकार बनो, मजदूर नहीं। याद रखो, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अपनी आवाज को दृश्य बना देते हैं। चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो, अगर तुमने उसे यादगार नहीं बनाया तो वो धूल खा जाएगी। तो अब से जब भी कुछ करो, एक सवाल अपने दिमाग में घुमाओ, अगर मेरा ये काम एक थिएटर शो होता तो मैं इसे कैसे स्टेज करता? और हाँ, अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुमने ये कैसे किया, तो बस मुस्कुराकर कहना, ये जादू का राज है, कैप। अध्याय 32, विजय की योजना बनाएं लेकिन उसे दिखाएं नहीं।
चुपके से चल ओ मगर मंजिल तक पहुंचो। पावर के 48 नियमों का एक सबक। सुनो दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी है। सोचो, अगर तुम्हें किसी किले पर कब्जा करना हो तो क्या तुम सीधे हमला करोगे? नहीं ना। बुद्धिमान सेनापति पहले योजना बनाते हैं, फिर दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देते। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय ठीक यही सिखाता है। विजय की योजना बनाओ, मगर उसे दिखाओ मत। मुख्य विचार, छिपी हुई चालें ही जीतती हैं। इस अध्याय का सार ये है कि दुनिया एक शतरंज की बाजी है। जो अपनी चालें खुलकर बता देता है वो हार जाता है। ग्रीन बताते हैं कि ताकतवर लोग कभी भी अपने मंसूबे जाहिर नहीं करते। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसे शांत पानी में मगरमच्छ। एक मजेदार उदाहरण लो, 16वीं सदी का फ्रांसीसी शासक लुई एक्शाय। उसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वो उन्हें दावतों में बुलाता, दोस्ती दिखाता और फिर चुपके से उनकी ताकत खत्म कर देता। उसका मंत्र था, जो तलवार दिखाता है वो तलवार से मरता है। असली जिंदगी के उदाहरण, ऑफिस की राजनीति से लेकर दोस्ती तक। अब अपने आसपास देखो। क्या तुमने कभी ऑफिस में वो चापलूस सहकर्मी देखा है जो बॉस के सामने हमेशा हाँ हाँ करता है? वो भीतर भीतर अपनी योजना बना रहा होता है। एक दिन वही बॉस की कुर्सी पर बैठ जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। या फिर स्कूल के दिनों की याद करो, वो बच्चा जो परीक्षा से पहले कहता था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मगर फिर टॉप कर जाता था। उसने अपनी तैयारी छुपा रखी थी ताकि कोई उसका मुकाबला न कर सके। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये सबक? आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने हमें बना दिया है ओपन बुक। लोग हर पल अपनी योजनाएं, सपने और कमजोरियां पोस्ट कर देते हैं, मगर सच्चे खिलाड़ी वे हैं जो साइलेंट मोड में काम करते हैं। चाहे बिजनेस हो, करियर हो या रिश्ते, जो अपनी कारगुजारी को रहस्य बनाए रखता है वही आखिर में हंसता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा लक्ष्य हो तो उसे दुनिया के सामने न घोषित करो। चुपचाप अपना रास्ता बनाओ और फिर एक दिन सबको चौंका दो। क्योंकि जैसे ग्रीन कहते हैं, शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य वो है जिसका पता ही न चले। अब बताओ, तुम्हारे आसपास ऐसा कौन है जो इस नियम को बखूबी इस्तेमाल करता है? शायद तुम खुद ही हो। अध्याय 33, अपने विरोधियों की रणनीति को पहचाने। दुश्मन की चाल पहचानो, 48 लॉज ऑफ पावर की एक सबक। सुनो दोस्तों, एक दिलचस्प किस्सा है नेपोलियन बोनापार्ट का। वो वाटरलू की लड़ाई हार गया था, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने अपने दुश्मन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की रणनीति को कम आंका। वेलिंगटन ने जानबूझकर ऐसी पोजीशन ली थी जहां नेपोलियन की फौजें थककर चूर हो जाए। यही इस अध्याय का सार है। अपने विरोधी की चाल को पढ़ो, वरना तुम्हारी ताकत भी बेकार हो जाएगी। दुश्मन की मन की बात जानो। यहाँ एक मजेदार उदाहरण है। सोचो कि तुम क्रिकेट मैच में हो, बॉलर लगातार यॉर्कर फेंक रहा है। अगर तुम उसकी आदत पहचान लो और पहले ही तैयार हो जाओ तो छक्का मारना आसान होगा। वैसे ही रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सत्ता के खेल में विरोधी कब यॉर्कर फेंकने वाला है ये समझना जरूरी है। जैसे शतरंज में बादशाह को बचाने के लिए सारे मोहरे चलते हैं, वैसे ही असली दुनिया में भी लोग अपने फायदे के लिए छुपी चालें चलते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, ओडिसियस की चालाकी। यूनानी महाकाव्य में ओडिसियस ने ट्रोजन युद्ध में एक शानदार चाल चली। उसने लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनवाया और उसे ट्रोय के द्वार पर छोड़ दिया। ट्रोजन समझे कि ये तोहफा है, लेकिन असल में उसके अंदर छुपे थे यूनानी सैनिक। यहाँ सबक ये है, दुश्मन की जीत की इच्छा को ही उसकी हार बना दो। आज की दुनिया में कैसे काम आए? कल्पना करो, तुम्हारा ऑफिस में कोई सहकर्मी तुम्हारे आइडियाज को अपने नाम से पेश कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहेंगे, उसकी आदत पहचानो। वो शायद मीटिंग्स में तुमसे पहले बोलने की कोशिश करता होगा। अगली बार तुम खुद प्रस्ताव रखने से पहले उसकी मंशा को समझ लो। गलती मत करो। एक और वाकया याद आता है, महाभारत का अभिमन्यु। छोटे ऊ ने चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था, लेकिन निकलना नहीं। नतीजा, उसकी हार हुई। सीख मिलती है, सिर्फ विरोधी की ताकत ही नहीं, उसकी कमजोरी भी पहचानो। 5 अंतिम सलाह, जानलेवा बनो न कि जानवर। यहाँ जानलेवा से मतलब है अपने दिमाग को तेज रखो। जैसे जंगल में शेर हमेशा शिकार के इंतजार में छिपा रहता है, वैसे ही तुम भी विरोधी के इरादों को सूंघ लो। आजकल के समय में ये स्किल और भी जरूरी है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या राजनीति। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चले तो उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराकर पूछो, क्या यही तुम्हारी अंतिम चाल थी? क्योंकि जो दुश्मन की रणनीति पढ़ लेता है उसकी जीत पक्की होती है। याद रखो, ताकत का असली खेल दिमाग में खेला जाता है। अध्याय 34, उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। अध्याय सारांश, उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। मित्रों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे जंगल में हैं जहां हर जानवर की एक खासियत है। शेर की ताकत, चीते की रफ्तार, लेकिन सांप,
वो छुपकर वार करता है। उसकी कमजोरी छोटा आकार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें यही सिखाता है, दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति में कैसे बदलें। मुख्य विचार, दुश्मन की खाई को पुल बनाओ। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी कोशिश को ही अपना हथियार बना लो। इतिहास के महान खिलाड़ियों ने यही किया, जैसे माइकल जॉर्डन। एक बार मैच से पहले विरोधी टीम के कोच ने उन्हें ओवररेटेड कह दिया। जॉर्डन ने उसी अपमान को ईंधन बनाया और 40 पॉइंट्स बनाकर जीत दर्ज की। कहने का मतलब, दूसरों की नकारात्मकता को अपनी मोटिवेशन बना लो। उदाहरण, नेपोलियन का चालाकी भरा जवाब। एक बार नेपोलियन के सिपाही ने शिकायत की, सर दुश्मन की सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। नेपोलियन मुस्कुराया, बिल्कुल सही, इसलिए हर सिपाही को 3-3 दुश्मन मारने होंगे। उसने डर को ही जुनून में बदल दिया। यही रणनीति आज भी काम आती है, चाहे बोर्डरूम हो या बॉस से बहस। असल जिंदगी का सबक। सोचो, अगर कोई सहकर्मी आपके आइडिया को बेकार कह दे तो क्या करोगे? गुस्सा करके छोड़ दोगे या फिर उसी आलोचना को पॉलिश की तरह इस्तेमाल करके अपना प्लान और बेहतर बना लोगे? याद रखो, हीरा भी दबाव से ही चमकता है। आज के दौर में क्यों जरूरी है? आजकल सोशल मीडिया पर लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां देखकर हताश हो जाते हैं, पर जो समझदार हैं वे इन्हें फ्री फीडबैक समझकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। टेस्ला के इलॉन मस्क को शुरुआत में पागल कहा गया, पर उन्होंने उसी लेबल को अपनी ब्रांडिंग बना लिया। समापन विचार। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई आपको रोकने आएगा, कुछ प्यार से, कुछ घृणा से, पर जो सच्चे विजेता हैं वे दोनों को ही अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। तो अगली बार कोई आपकी कमी गिनाए तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि वो आपको आपका सबसे मजबूत हथियार दे रहा है। थोड़ा मुस्कुराइए और अपनी अगली चुनौती का इंतजार कीजिए। अध्याय 35, सम्राट की तरह दिखें, ताकत का वो खेल जो आपकी छवि बदल दे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक आदमी गंदे मैले कपड़ों में सड़क पर चल रहा है और एक ही आदमी सूट बूट में चमचमाती गाड़ी से उतरता है। दोनों ही स्थितियों में लोग उसे कैसे देखेंगे? पहले वाले को शायद कोई नोटिस भी न करे और दूसरे के आते ही सब सिर झुक जाए। यही बात है द 48 लॉज ऑफ पावर के इस अध्याय की सम्राट की तरह दिखें। एक मुख्य विचार, छवि ही सब कुछ है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ताकत के खेल में दिखावा भी उतना ही जरूरी है जितना असलियत। अगर आप खुद को साधारण दिखाएंगे तो लोग आपको साधारण ही समझेंगे, चाहे आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो। लेकिन अगर आप अपने रहन सहन, बोलने के तरीके, यहां तक कि चलने की गति तक को राजसी ढंग से ढाल लें तो लोग आपके सामने खुद ब खुद झुकने लगेंगे। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए, नेपोलियन। वो लंबाई में छोटा था, लेकिन उसने हमेशा ऊंची टोपी पहनी, घोड़े पर सीना तानकर चलता और अपने चित्रों में खुद को विशाल दिखवाया। उसकी यही छवि उसे सम्राट बनाने में कामयाब हुई। 2 जिंदगी से जुड़े सबक। अभी हाल की बात लें, स्टीव जॉब्स। क्या आपने कभी गौर किया कि वो हमेशा काले टर्टल नेक और जीन्स में ही क्यों दिखते थे? ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी छवि थी, सादगी में भी अलग, याद रह जाने वाली। उन्होंने खुद को एक विजनरी के रूप में स्थापित किया और लोग उनके हर शब्द को सुनने के लिए बेताब रहते थे। अब सोचिए, अगर कोई इंटरव्यू में पुरानी शर्ट और चप्पल पहनकर जाए तो इंटरव्यूअर उसे कितनी गंभीरता से लेगा, चाहे वो IIT टॉपर ही क्यों न हो। 3 एक संवाद जो सब समझा दे। किताब में एक शानदार किस्सा है। एक बार एक राजा के दरबार में 2 लोग आए। पहला हीरे जवाहरात से लदा था, दूसरा साधारण लेकिन शांत और गरिमामय। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? पहले ने कहा, मैं धनवान हूं। दूसरे ने सिर झुकाकर कहा, मैं वो हूं जो आप चाहें। राजा ने तुरंत दूसरे को अपना सलाहकार बना लिया। क्यों? क्योंकि उसमें राजसी विनम्रता थी जो दबाव नहीं, सम्मान पैदा करती है। 4 आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल फोटो, आपकी पोस्ट का टोन, यहां तक कि व्हाट्सएप स्टेटस तक सब आपकी छवि बनाते हैं। अगर आप खुद को विजनरी या एक्सपर्ट दिखाना चाहते हैं तो आपकी बातों से ये पहले आपकी छवि बोलेगी। तो दोस्तों, याद रखिए, ताकत आपके पास है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस ये कि लोग उसे देखकर क्या महसूस करते हैं। अब बताइए, आप आज से क्या बदलेंगे? अपनी ड्रेस, अपनी बॉडी लैंग्वेज या फिर अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस? क्योंकि सम्राट बनने के लिए सिंहासन की जरूरत नहीं, बस दिखने का हुनर चाहिए। अध्याय 36, यथार्थवादी बने, शक्ति के नियमों को समझें। द पावर गेम। असली दुनिया के नियम कभी न भूलें। दोस्तों, सोचो, अगर आप एक जंगल में अचानक खो जाएं तो पहला नियम क्या होगा? भालू से भागने के बजाय उसके नियम समझो। यही नियम द 48 लॉज ऑफ पावर के इस अध्याय में है। यथार्थवादी बनो, ताकत के खेल को समझो।
सच्चाई की आंख से देखो, दुनिया वैसी नहीं जैसी हम चाहते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शक्ति के खेल में भावुक होना खतरनाक है। उदाहरण के लिए महाभारत का धृतराष्ट्र अंधा प्रेम उसे पुत्रों की गलतियां नहीं दिखाता, नतीजा पूरा युद्ध। वहीं कृष्ण यथार्थवादी है, वे जानते हैं कि दुर्योधन से बातचीत बेकार है और युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। सीख, अपने विरोधियों को गुलाबी चश्मे से न देखें। अगर कोई आपको बार बार धोखा दे रहा है तो उससे बदल जाओगे कि उम्मीद छोड़ दें। चॉकलेट से भरे कमरे का भ्रम। एक दिलचस्प किस्सा। एक राजा ने अपने बेटे को हमेशा खुश रखने के लिए महल में चॉकलेट की नदियां बहा दी, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग भूखे मर रहे थे। बेटा जब सिंहासन पर बैठा तो उसने सोचा सब मुझे प्यार करते हैं, मगर विद्रोह हो गया। ग्रीन कहेंगे, शक्ति का पहला नियम है, दुनिया को वैसे ही देखो जैसी वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं। सीख, ऑफिस में अगर आपका बॉस आपको फैमिली बताकर एक्स्ट्रा काम दिलवा रहा है तो समझ जाओ यहाँ प्यार नहीं, लाभ चल रहा है। मास्टर ऑफ गेम नेपोलियन वीएस सिद्धार्थ। नेपोलियन ने कहा था, मैं नैतिकता या भाग्य पर नहीं, भूगोल और गणित पर युद्ध जीतता हूँ। वहीं बुद्ध ने कहा, दुख का कारण इच्छा है। दोनों सही, मगर पावर गेम खेलना है तो नेपोलियन का रास्ता अपनाना होगा। सीख, आध्यात्मिक सुख अलग बात है, लेकिन दफ्तर की सियासत में कर्म करो, फल की चिंता मत करो वाली सोच आपको पिछड़ा देगी। यहाँ फल, पदोन्नति, पावर पाने के लिए कर्म के साथ गेम भी खेलना होगा। आज के जमाने में कैसे लागू होता है? सोशल मीडिया देखो, लोग पॉजिटिविटी के नाम पर असलियत छुपाते हैं। कोई बिजनेस फेल हुआ तो लेसन मिला लिखकर पोस्ट कर देते हैं, मगर यथार्थवादी वही है जो पूछे कहाँ गलती हुई, दोबारा ना हो। फाइनल सीक्रेट, अपनी कमजोरियां स्वीकारो, दूसरों की ताकत पहचानो। जैसे शतरंज में बादशाह को बचाने के लिए प्यादा भी कुर्बान होता है, यही पावर का यथार्थ है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे विश्वासघात करे तो हैरान मत होना, बस याद रखना, जंगल का नियम है, शेर बनो या शिकार। अध्याय 37, अनावश्यक युद्धों से बचें। अनावश्यक युद्धों से बचें। 48 लॉज ऑफ पावर की वो सीख जो आपको जिंदगी में आगे रखेगी। भाई, क्या तुमने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपनी ही बनाई हुई लड़ाइयों में फंसकर थक जाते हैं? मानो कोई पुराना दोस्त प्यार से समझा रहा हो। ये अध्याय हमें यही बताता है कि असली ताकतवर वो नहीं जो हर झगड़े में कूद पड़े, बल्कि वो है जो समझदारी से चुनता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटकर बड़ी जीत की तैयारी करनी। जीतने के लिए लड़ो, लड़ने के लिए नहीं। इतिहास में नेपोलियन जैसे महान योद्धा भी रूस की बर्फीली जमीन पर अपनी सेना गंवा बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी लड़ाई चुन ली जिसमें जीतना नामुमकिन था। यहाँ सीख ये है, अगर लड़ाई आपके मुख्य लक्ष्य से भटका दे तो वो आपकी ताकत को बर्बाद कर देगी। दुश्मन खुद ब खुद गिरते हैं, आपको हथौड़ा लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं। कल्पना करो एक ऑफिस का सीन। राहुल अपने बॉस से बहस करके अपनी पोजीशन खो बैठता है, जबकि प्रिया चुपचाप काम करती है और महीने भर में बॉस खुद ही उसकी तारीफ करने लगता है। कभी कभी दूसरों को उनकी गलतियों पर गिरने देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पहाड़ी बकरी का। एक पुरानी कहावत है, जब दो बकरियां पहाड़ी के किनारे आमने सामने आ जाएं, तो समझदार वो होता है जो पीछे हट जाए। ये अहंकार का टकराव नहीं, जिंदगी का नियम है। ट्रैफिक में झगड़ा करने वाला आदमी असल में अपना ही वक्त बर्बाद करता है, जबकि सामने वाला शायद उसके चेहरे तक भूल चुका होता है। आज की दुनिया में ये कानून और भी जरूरी क्यों है? सोशल मीडिया पर लोग बिना वजह के तू मैं करते हैं, पड़ोसी की गाड़ी पर नजर रखते हैं या ऑफिस में गुटबाजी में पिसते हैं। ये सब अनावश्यक युद्ध हैं जो आपकी एनर्जी चूज लेते हैं। असली पावर प्लेयर वो है जो अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर फोकस करे जो उसे आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे। तो अगली बार जब कोई आपको उलझाने की कोशिश करे तो खुद से पूछना, क्या ये लड़ाई मेरे जीवन के बड़े मकसद के लिए जरूरी है या सिर्फ मेरे अहंकार का सवाल है? जवाब अक्सर आपको हैरान कर देगा। कहानी का अंत एक सवाल से करें ताकि श्रोता खुद से जुड़ सके। अध्याय 38, लोगों की कल्पनाओं को अपने लिए काम करने दे। इस अध्याय की मूल बात यह है, लोगों को खुद से ज्यादा समझदार मत समझो, बल्कि उनकी कल्पनाओं आपको तुम्हारे पक्ष में काम करने दो। यानी सीधे सीधे बताने के बजाय थोड़ा रहस्य बनाए रखो, थोड़ा कुछ छुपाओ, ताकि लोग अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में वो तस्वीर बनाएं जो तुम चाहते हो। कहानी से समझो। सोचो, एक राजा है जिसके दरबार में 2 मंत्री हैं। पहला मंत्री हर बात साफ साफ बोल देता है, महाराज हमें युद्ध करना चाहिए। दूसरा मंत्री चुपचाप एक चित्रकार को बुलाता है और राजा के सामने एक तस्वीर बनवाता है जिसमें दुश्मन राजा का अपमान करते दिख रहे हैं। राजा खुद गुस्से में आकर युद्ध का फैसला करता है। दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन दूसरे मंत्री ने राजा की कल्पना को अपने पक्ष में भड़काया। असल जिंदगी का उदाहरण। अगर तुम्हें किसी को अपनी बात मनवानी है तो
तो उसे सीधे न कहकर उसके दिमाग में एक कहानी बुन दो। मान लो तुम अपने बॉस को नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए राजी करना चाहते हो। बजाय इसके कि तुम डेटा और फायदे गिनाओ, उसे एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाओ जहां ये प्रोजेक्ट कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसकी कल्पना तुम्हारे लिए काम करेगी। क्यों जरूरी है ये सब? आजकल की दुनिया में सबकी नजर में बने रहने के लिए सीधेपन से काम नहीं चलता। लोगों को वो नहीं चाहिए जो तुम हो, बल्कि वो चाहते हैं जो वो समझना चाहते हैं। तुम्हारी छवि उनके दिमाग में बनती है, और अगर तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। तो याद रखो दोस्तों, सच्चाई से ज्यादा असरदार होती है कल्पना। थोड़ा रहस्य बनाए रखो, थोड़ा दिखाओ, और बाकी काम लोगों के दिमाग पर छोड़ दो। अध्याय 39, नियंत्रण पाने के लिए उदारता का उपयोग करें। दरिया की तरह बहो, मगर राजा की तरह शासन करो। सत्ता की वो कला जो उदारता से जीतती है। सुनो भाई, एक वक्त था जब फ्रांस का राजा लुई 14वां अपने महल में एक भव्य दावत दे रहा था। मेहमानों ने देखा कि उनके प्लेट में सोने के बर्तनों से ज्यादा खाना है, जबकि बाकियों के प्लेट साधारण। किसी ने पूछा, महाराज ये क्यों? लुई मुस्कुराया, जो मेरा है वो तुम्हारा है, मगर याद रखो मैं ही तय करता हूं कि किसे कितना मिले। यही है उदारता से नियंत्रण की असली ताकत। वो राज जिसमें दान भी हथियार बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सत्ता का खेल सिर्फ डंडे से नहीं, मिठास से भी जीता जाता है। जैसे शेर शिकार करके बच्चों को पहले खिलाता है, वैसे ही एक चतुर नेता देकर वफादारी खरीदता है। पर यहाँ फंदा ये है, उदारता ऐसी हो कि लोग उसकी आदत पड़ जाएं, मगर उसके बिना जी न सकें। किस्सा, मुगल बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बार इनाम में पूरी कोठी दे दी। अगले दिन जब बीरबल ने कोई गलती की तो अकबर ने कहा, कोठी के एक कमरे से तुम्हारा नाम काटता हूँ। बीरबल समझ गया, मालिक जो दे सकता है वो छीन भी सकता है। दिल जीतो, मगर दिमाग पर छाप छोड़ो। इस अध्याय का सबसे मजेदार सबक यह है कि लोगों की जरूरतें पैदा करो, फिर उन्हें पूरा करो। जैसे कोई स्मार्ट बॉस कर्मचारी को अचानक बोनस देकर कहता है, तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उसकी छुट्टियां काटने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो कर्मचारी बोनस के लती हो चुका होता है। जिंदगी का उदाहरण सोचो, वो चाचा जो हर साल बच्चों को महंगे गिफ्ट देते हैं, एक साल अगर ना दे तो बच्चे उन्हीं से नाराज होंगे। है न मजेदार? उदारता की आदत डालो, फिर उसे रोककर दिखाओ कि तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं मिलता। आज के जमाने में ये नियम कैसे काम करता है? सोशल मीडिया देखो, इन्फ्लुएंसर्स फ्री में सलाह बांटकर फॉलोअर्स के दिमाग पर कब्जा करते हैं। कंपनियां फ्री ट्रायल देकर हमें अपना आदी बनाती हैं। यही तो है गिफ्ट टेक का खेल। फंडा समझो, देने वाला ही राज करता है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या मौका। उदारता एक तरह का डर है, कल मिल रहा है तो क्या कल नहीं भी मिल सकता? खुले हाथों से बांटो, मगर खाता बंद करने का हक सिर्फ तुम्हारे पास रखो। तो अगली बार कोई तुम्हें बिना मांगे कुछ दे तो पूछो, इसका बिल कब आएगा? क्योंकि दुनिया में कोई भी उदारता बिना मतलब के नहीं होती, बस मतलब छुपाकर रखा जाता है। सुनाने वाले की तरह अंत करते हुए, ये तो बस एक चैप्टर था। अगर पूरी किताब के सबक सुनने हैं तो हाथ जोड़कर कहो और सुनाओ, वरना लुई 14वां की तरह मैं भी अपनी उदारता वापस ले लूंगा। अध्याय 40, असली और नकली शक्ति के बीच अंतर करें। असली और नकली शक्ति के बीच अंतर करना, एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक राजा के दरबार में खड़े हैं। वहां एक व्यक्ति है जो ऊंची आवाज में आदेश दे रहा है, सबको डांट रहा है और अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति चुपचाप बैठा है, मुस्कुरा रहा है और बस देख रहा है। अब सोचिए, इनमें से असली ताकत किसके पास है? दिखावे वाली शक्ति या चुपचाप काम करने वाली शक्ति? यही सवाल रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के इस अध्याय में उठाया गया है। असली शक्ति वीएस नकली शक्ति, दिलचस्प फर्क। असली ताकत वो है जो अंदर से आती है, आत्मविश्वास, अनुभव और लोगों का समर्थन। जबकि नकली ताकत सिर्फ दिखावा है, जोर जबरदस्ती, डराना या पद का गलत इस्तेमाल। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो ऊंचे पद पर थे लेकिन असल में कमजोर थे, और कुछ ऐसे भी जो पर्दे के पीछे से पूरे खेल को चला रहे थे। उदाहरण, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा जोर जोर से बोलता था, लेकिन असली ताकत उस सूफी संत के पास थी जिसे औरंगजेब खुद मनाने जाता था। संशय तक कुछ भी मांगता, बादशाह दे देता। क्यों? क्योंकि संत के पास आध्यात्मिक और मानसिक बल था, जबकि मंत्री के पास सिर्फ पद की शक्ति थी। बोकी, आज की दुनिया में ये सबक क्यों मायने रखता है? आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी गाड़ी, घर या नौकरी के पद को दिखाकर ताकत का एहसास कराते हैं, लेकिन असली शक्ति उनके पास है जो बिना शोर मचाए काम करते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए डर नहीं, सम्मान का इस्तेमाल करते हैं।
जब मौका आए तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेवजह उसे नहीं भुनाते। रोजमर्रा का उदाहरण, ऑफिस में वो बॉस जो चिल्लाता है, उससे ज्यादा ताकत उस टीम लीडर के पास होती है जिसे लोग मन से फॉलो करते हैं। कैसे पहचाने कौन असली है, कौन नकली? ग्रीन कहते हैं, असली शक्ति वाला व्यक्ति कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। वो दूसरों की राय को महत्व देता है। वो धैर्य से काम लेता है। वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। संवाद। एक बार एक युवक ने एक बुजुर्ग से पूछा, आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय मेरी तरफ है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अगर आप असली ताकत चाहते हैं तो दूसरों को डराएं नहीं, उनका विश्वास जीतें। अपनी छवि पर काम करें, न कि सिर्फ पद या पैसे पर। जब कोई आपको चुनौती दे तो नीति से जवाब दे, गुस्सा हार की निशानी है। याद रखिए, जो लोग सबसे कम बोलते हैं उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने अपनी ताकत का रौब दिखाए तो मुस्कुराकर पूछिए, क्या ये ताकत है या सिर्फ दिखावा? अध्याय 41। धैर्य रखें, समय सबका साथी है। धैर्य रखें, समय सबका साथी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक घने जंगल में खड़े हैं और सामने एक विशाल पेड़ है जिसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन को चीर रही हैं। आप उसे देखकर सोचते हैं, ये पेड़ इतना मजबूत कैसे बना? जवाब है समय और धैर्य। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें बताता है कि ताकतवर बनने के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि समय की लय को समझना जरूरी है। मुख्य विचार, समय की ताकत। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े विजेता वे नहीं थे जो सबसे तेज भागे, बल्कि वे जिन्होंने सही मौके का इंतजार किया। मिसाल के तौर पर जापान के समुराई योद्धा मियामोतो मुसाशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए घंटों धूप में खड़े रहकर धैर्य दिखाया। जब दुश्मन थक गया तब मुसाशी ने एक ही वार में उसका सफाया कर दिया। ग्रीन कहते हैं, जो लोग समय को अपना सहयोगी बना लेते हैं वे ही अंत में जीतते हैं। रोचक उदाहरण, सांपों की चाल। किताब में एक किस्सा है चीनी जनरल का जिसने दुश्मन सेना को हराने के लिए 8 महीने तक इंतजार किया। वो जानता था कि सर्दियों में नदी जम जाएगी और दुश्मन की रसद कट जाएगी। जब वो मौका आया तो उसने एक झटके में विजय हासिल की। ग्रीन इसे सांप की रणनीति कहते हैं, जो जहर उगलने से पहले पूरी ताकत इकट्ठा करता है। आज की दुनिया में प्रासंगिकता। आज के दौर में जहां हर कोई ओवरनाइट सफलता चाहता है, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि एलन मस्क, वॉरेन बफेट या रतन टाटा जैसे लोगों ने भी दशकों का समय लिया। फिल्म शोले का डायलॉग याद आता है, हमें गुस्सा नहीं, सब्र रखना चाहिए। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या रिश्ते सुधारना चाहते हैं, तो एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं समय के साथ चल रहा हूं या उसके खिलाफ? जैसे किसान बीज बोकर फसल का इंतजार करता है, वैसे ही आप भी धैर्य रखें। समापन विचार। ग्रीन का संदेश साफ है, ताकतवर बनने के लिए टाइमिंग सीखो। जैसे हीरा दबाव में बनता है, वैसे ही महान लोग धैर्य से बनते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे जल्दी करो, तो मुस्कुराकर जवाब देना, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। क्या आपने कभी धैर्य रखकर कोई बड़ी जीत हासिल की? कमेंट में बताइए। अध्याय 42। अपनी गलतियों को सामरिक रूप से पहचानें। गलतियों को अपना हथियार बनाओ। 48 लॉज ऑफ पावर का एक मास्टर स्ट्रोक। सुनो दोस्तों, कल्पना करो आप एक गलती कर बैठते हो। सामने वाला आपकी कमजोरी पकड़ लेता है, मुस्कुराता है और आपको नीचा दिखाने को तैयार हो जाता है। अब सवाल ये है, आप क्या करोगे? शर्मिंदा होंगे, माफी मांगोगे, या उस गलती को ऐसा घुमाओगे कि वही तुम्हारी ताकत बन जाए? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय हमें सिखाता है कि गलतियों को सामरिक ढंग से स्वीकार करना क्यों एक चालाकी भरा कदम है। विचार, गलती को ढाल बनाओ। किताब कहती है, गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक पावर मूव है। जब आप खुद ही अपनी भूल को बड़े आत्मविश्वास से स्वीकार लेते हो, तो दूसरों के पास आपको निशाना बनाने का मौका ही नहीं बचता। ये वो चाल है जिसे इतिहास के महान राजनीतिज्ञों और जनरलों ने बार बार इस्तेमाल किया। उदाहरण, सोचो एक बॉस की जो टीम मीटिंग में कहता है, मैंने गलत डेटा चुन लिया इसलिए रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई। अब आप सबकी राय चाहिए कि इसे कैसे सुधारें। ऐसा कहकर वो न सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखाता है, बल्कि टीम को भी महत्व देता है। नतीजा, लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। दिलचस्प मामला, नेपोलियन की चाल। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, लेकिन उसकी सेना भीषण सर्दी और रणनीतिक गलतियों की वजह से तबाह हो गई। वापस लौटने पर फ्रांस में उसके दुश्मन उसे गिराने को तैयार थे, मगर नेपोलियन ने क्या किया? उसने खुद ही अपनी हार का ऐलान कर दिया। एक भाषण में उसने कहा, मैंने अंदाजा गलत लगाया, मगर अब नई योजना बनाई है।
इस ईमानदारी ने उसके समर्थकों को फिर से जुटा लिया। सीख, कभी कभी मैं गलत था कहना मैं सही हूं से ज्यादा ताकतवर होता है। असली जिंदगी में कैसे काम आए। अगर तुमने किसी दोस्त से लड़ाई की है तो उसे मनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले खुद अपनी गलती मान लो। जैसे, भाई मैंने बात को गलत तरीके से रख दिया। तुम्हारी भावनाएं ठेस पहुंची होंगी, देखना सामने वाला तुरंत नरम पड़ जाएगा। ऑफिस में भी यही फंडा है। कोई कॉलीग आपकी गलती ढूंढे तो उससे पहले ही कह दो, हाँ यहां मैंने कुछ मिस किया, अब आपके सुझाव चाहूंगा। इससे आपका इमेज समझदार बनेगा, न कि लापरवाह। आज के जमाने में क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर में लोग गलतियां छुपाने की बजाय उन्हें वायरल कर देते हैं। ऐसे में अगर तुम खुद ही अपनी भूल को मजाक या ईमानदारी के साथ स्वीकार लो तो तुम्हारी छवि रियल और भरोसेमंद लगेगी। फाइनल सीक्रेट, गलती को छुपाने से वो ब्लैकमेल बन जाती है, लेकिन उसे खुद हाईलाइट कर दो तो कोई तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो अगली बार कोई भूल हो जाए तो याद रखना, समझदार वो नहीं जो गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरकर सबको सिखा दे कि ये उसकी सब स्ट्रैटेजी थी। कहानी खत्म, पावर गेम जारी। अध्याय 43, बाधाओं को अप्रत्याशित अवसरों में बदलें। बाधाओं को अवसरों में बदलने की कला, एक जबरदस्त कहानी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सफलता की चाबी बताने वाला हूं जिसे द 48 लॉज ऑफ पावर में टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज कहा गया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उन लोगों का राज है जो मुसीबतों को पलटकर उन पर नाचते हैं। विचार समझिए। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में कोई रुकावट अंत नहीं, बल्कि एक नई दिशा है। अगर तुम्हारा रास्ता रोका जा रहा है तो समझो कोई बेहतर रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ चाल ये है कि तुम दूसरों को लगने दो कि तुम हार रहे हो, जबकि असल में तुम उसी रुकावट को सीढ़ी बना रहे हो। रोचक किस्सा, सोचो, एक बार एक चालाक फकीर था। राजा ने उसे दरबार में अपमानित करने के लिए बुलाया और कहा, इस गधे को बोलना सिखाओ, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सब हंसे, पर फकीर ने हाँ कर दी। 1 साल का समय मांगा और गधे को लेकर चला गया। रास्ते में मंत्री ने पूछा, ये असंभव काम कैसे करोगे। फकीर हंसा, 1 साल में या तो गधा बोलने लगेगा, या राजा मर जाएगा, या मैं मर जाऊंगा, और तब ये समस्या ही कहाँ रहेगी। देखा तुमने। उसने राजा की शर्त को ही एक अवसर में बदल दिया, या तो वो प्रसिद्ध होता या समय उसके पक्ष में काम करता। आज के जीवन में कैसे लागू करें। अगर ऑफिस में कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी नकारात्मकता को अपनी विनम्रता से उलट दो। लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। कोई प्रोजेक्ट रद्द हो गया, शिकायत करने की बजाय अपनी पोर्टफोलियो में उसके सीखे गए सबक जोड़ो। इंटरव्यू में यही तुम्हारी ताकत बनेगी। समापन सूत्र, याद रखो, जब कोई दीवार खड़ी हो तो उसे गिराने की बजाय उस पर चढ़कर दूर देखो। बाधाएं असल में छुपे हुए रास्ते होते हैं, बस नजरिए की बात है। अब बताओ, क्या तुमने कभी ऐसी मुसीबत को मौके में बदला है। नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करो। अध्याय 44, महानता की ओर लक्ष्य रखें। महानता की ओर लक्ष्य रखें, एक ऐसा अध्याय जो आपकी सोच को ही बदल देगा। सुनो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो जीवन में बस औसत बनकर रह जाना चाहते हैं। ठहरो, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। असल में ये अध्याय तो उनके लिए है जो औसत से ऊपर उठकर कुछ असाधारण करना चाहते हैं। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। विचार की जड़, छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करते हैं और वो जो अपने लक्ष्यों को आसमान की ऊंचाइयों पर रखते हैं। पहले वाले डरते हैं, दूसरे वाले डर को पीछे छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोचो, अगर कोई किसान सिर्फ इतना सोचे कि मैं अपने खेत से साल भर की रोटी कमा लूंगा तो वो कभी भी अपनी फसल को बाजार तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वही किसान सोचे कि मैं इस खेत को पूरे राज्य का सबसे बड़ा अन्न भंडार बनाऊंगा तो उसकी कोशिशें, उसकी योजनाएं, उसका हर कदम उसी विजन की ओर बढ़ेगा। फर्क समझ आया। रोचक संवाद और सबक। किताब में एक दिलचस्प किस्सा है फ्रांस के मशहूर जनरल नेपोलियन का। जब वो छोटा था तो उसके शिक्षक ने उससे पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। नेपोलियन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं फ्रांस का सम्राट बनूंगा। सब हंसे, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को छोटा नहीं होने दिया। और देखो, इतिहास गवाह है कि उसने क्या हासिल किया। यहाँ सीधा सबक ये है, अगर आप अपने सपनों को छोटा रखेंगे तो उन्हें पूरा करने में भी कोई जादू नहीं होगा। आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता। अब तुम सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, लेकिन आज के समय में ये कैसे काम आएगा। चलो एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने कभी नहीं सोचा था कि बस एक अच्छा कंप्यूटर बना दूंगा। उसने सोचा था,
मैं दुनिया बदल दूंगा, और उसने कर दिखाया। तुम्हारी जिंदगी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। चाहे तुम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, नौकरी का रहे हो या पढ़ाई, अगर तुम खुद को बस इतना काफी है बताते रहोगे तो तुम्हारी प्रतिभा कभी पूरी तरह निखरेगी ही नहीं। अंतिम सीख, डर को पीछे छोड़ो, बड़ा सोचो। तो दोस्तों, इस अध्याय का निचोड़ ये है कि महानता की ओर लक्ष्य रखो और उसके लिए जी जान लगा दो। हो सकता है शुरू में लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ड्रीमर कहें, लेकिन याद रखो, जो लोग इतिहास रचते हैं वे कभी व्यावहारिक नहीं होते। वे सपने देखते हैं और फिर उन्हें पूरा करके दिखाते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी सोच को छोटा रखोगे या महान बनने की राह पर चल पड़ोगे? चुनाव तुम्हारा है। अध्याय 45, 48 लॉज ऑफ पावर का अध्याय 3, अपने इरादों को छुपाए रखें। सुनो दोस्तों, ये अध्याय तो बिल्कुल उस चालबाज बिल्ली की कहानी जैसा है जो चूहे को पकड़ने से पहले हमेशा अपने पंजे छुपाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई मास्टर प्लान है तो उसे तब तक किसी पर जाहिर मत करो जब तक वक्त ना आ जाए। याद रखो वो शाहरुख खान का डायलॉग, दिल में आता है मगर समझदारी यही कहती है चुप रहो। ठीक यही स्ट्रैटेजी है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां जल्दबाजी में अपने कार्ड्स दिखा देने वाले खिलाड़ी हार गए। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी में फ्रांस के राजा लुई 13 का मंत्री कार्डिनल रिचलियू, उसने कभी भी सीधे तौर पर अपनी ताकत का ऐलान नहीं किया। वो हमेशा पर्दे के पीछे से तार खींचता रहा। जब दुश्मनों को उसकी असली मंशा का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज के जमाने में देखो तो बिजनेस वर्ल्ड के शार्क्स भी यही खेल खेलते हैं। कभी मार्क जकरबर्ग को देख लो, फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीदने से पहले किसी को भनक तक नहीं लगने दी, अचानक बम डील पूरी। तो समझ गए ना मुद्दा? चाहे ऑफिस की सियासत हो या फिर अपने ही दोस्तों के ग्रुप में प्लानिंग, जो आदमी अपने मंसूबों को गोपनीय रखता है वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। वैसे भी ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हारी स्कीम को कॉपी कर लेंगे या रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। फाइनल मैसेज, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है, इसे गंवाओ मत। अगला अध्याय पढ़ने से पहले इसे अभ्यास में लाओ। आज ही किसी को अपनी अगली मूव के बारे में बताए बिना कोई स्मार्ट कदम उठाओ। अध्याय 46, ये नियम कोई सूखे निर्देश नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से निकली कहानियां हैं, जैसे माचियावेली की चालाकियां या संताजू की रणनीतियां। हर कानून के पीछे एक दिलचस्प वाकया छुपा है, जैसे कैसे एक शासक ने अपने दुश्मन को दावत में बुलाकर उसका विश्वास जीत लिया, या कैसे एक कलाकार ने अपनी अनुपस्थिति से अपनी कीमत बढ़ा ली। द 48 लॉज ऑफ पावर का वो अध्याय जहां इतिहास आपको सबक सिखाता है। सुनो, ये किताब कोई सूखी बुजुर्गों वाली नैतिकता की किताब नहीं है जहां अच्छा बनो, सच बोलो, पढ़कर सो जाओ। ये तो वो मजेदार कहानियों का पिटारा है जहां माचियावेली और सन त्सू जैसे दिग्गजों की चालाकियां छुपी हैं। हर कानून के पीछे एक दिलचस्प वाकया है, जैसे कोई शासक दुश्मन को दावत देकर उसका दिल जीत लेता है, या कोई कलाकार बस गायब होकर अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। चलो एक झलक देखते हैं, कानून नहीं, इतिहास के जिंदा सबक। अध्याय कहता है कि ये नियम किसी लैब में नहीं बने, बल्कि राजाओं मंत्रियों के ठोकर खाने से पैदा हुए हैं। जैसे इटली का ड्यूक बोर्जिया, जिसने अपने दुश्मनों को एक भव्य पार्टी में बुलाया, शराब पिलाई और फिर अचानक सभी को गिरफ्तार करवा दिया। उसका मकसद साफ था, पहले विश्वास जीतो फिर हमला करो। आज के ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यही चलता है। कोई बॉस आपको लंच पर बुलाकर आपकी कमजोरियां पूछता है और फिर उन्हीं हथियारों से आपको निशाना बनाता है। न दिखो तो कीमत बढ़ाओ वाला गेम। एक पेंटर की कहानी सुनो। उसने जानबूझकर अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी में नहीं जाने का नाटक किया। लोगों ने सोचा, अरे ये तो बहुत रेयर आर्टिस्ट होगा, और उसकी कलाकृतियों की कीमत आसमान छूने लगी। आज के इंस्टाग्राम युग में भी यही फंडा है, जो बार बार दिखता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। कभी कभी घुप रहो ताकि लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचें। माचियावेली की प्लेबुक से सीख। माचियावेली ने कहा था, अगर आपको किसी का सिर काटना ही है तो उसके हाथ में पहले फूल थमा दो, यानी खतरनाक कदम उठाने से पहले दोस्ती का नाटक करो। अगर आपके सीनियर ने कभी आपको चाय पिलाकर फिर प्रमोशन खुद ले लिया तो आप समझ गए ना ये गेम। आज की दुनिया में क्यों मायने रखते हैं ये सबक? चाहे ऑफिस हो, सोशल मीडिया या रिश्ते, हर जगह पावर डायनामिक्स काम करती है। जो इन कहानियों को समझ लेता है वो दूसरों के इरादों को पहले ही भांप लेता है। अगली बार जब कोई आपकी तारीफों के पुल बांधे तो याद कर लेना, शायद ये बोर्जिया की तरह पार्टी का न्योता हो। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ पावर नहीं, लंबे गेम के नियम सिखाती है। और हाँ, अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो शेयर करना मत भूलना, पर ध्यान रखना, कभी कभी चुप रहकर भी जीत मिलती है। अध्याय 47, अगर तुम्हें किसी खास नियम पर कहानी चाहिए, बस पूछो, मैं तुम्हें उसका स्वाद चखा दूंगा। 48 नियमों की गहराई में एक कहानी जो ताकत का स्वाद चखाएगी। सुनो दोस्तों,
कल्पना करो कि तुम एक महल के गलियारों में चल रहे हो जहां हर कोने में कोई न कोई राज छुपा है। यह सत्ता के खेल है और इन्हीं खेलों को समझने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में एक खास अध्याय लिखा है। ये अध्याय कहता है, अगर तुम्हें किसी खास नियम पर कहानी चाहिए, बस पूछो, मैं तुम्हें उसका स्वाद चखा दूंगा। मुख्य विचार, कहानियों में छुपी ताकत। ग्रीन यहाँ एक दिलचस्प बात कहते हैं, इतिहास के महान शासकों, योद्धाओं और कूटनीतिज्ञों ने सत्ता हासिल करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि कहानियां दिमाग में चित्र बनाती हैं, सबक याद दिलाती हैं और भावनाओं को जगाती हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को नैतिक शिक्षा देने के लिए दंत कथाएं सुनाता था, वैसे ही आज के नेता भी अपने संदेश को किस्सों के जरिए पहुंचाते हैं। उदाहरण, सोचो अकबर बीरबल की कहानियां। बीरबल अपनी चतुराई से समस्याएं सुलझाता था, लेकिन असल में वो अकबर को ये संदेश दे रहा था, सही समय पर सही शब्द बोलो वरना गुलाम बन जाओगे। यही तो लॉ 4, हमेशा कम बोलो का सार है। संवाद और रोचकता, जब इतिहास बोलता है, ग्रीन ऐसी ही एक घटना बताते हैं। मध्यकालीन फ्रांस में राजा लुईस 14, वो शाही दरबार में शायद ही कुछ बोलता था, लेकिन उसकी मौन मुस्कान सबको डराती थी। एक दिन एक दरबारी ने पूछा, महाराज आप इतना चुप क्यों रहते हैं? लुईस ने जवाब दिया, क्योंकि जब मैं चुप रहता हूं तो लोग अपने दिमाग में मेरे लिए ज्यादा बड़ी छवि बना लेते हैं। यही है लॉ 30, अपने कार्यों को आसान दिखाओ, कठिन लक्ष्यों को हासिल करके भी उसे सहज बतान ताकि लोग तुम्हें अलौकिक समझें। आज के जीवन में प्रासंगिकता। अब सोचो, आजकल के नेताओं या सेलिब्रिटीज को क्या वे अपनी छवि बनाने के लिए किस्से नहीं गढ़ते? कोई बताता है कि वो गरीबी से उठा, कोई कहता है कि उसने ओवरनाइट सक्सेस पाया। असल में ये सब लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा को सावधानी से बनाओ का हिस्सा है। तुम्हारे लिए सबक, अगली बार जब कोई तुमसे कहे यार कोई मोटिवेशनल बात बताओ, तो उसे महज एक कोटेशन देने की बजाय एक कहानी सुनाओ। जैसे शिवाजी ने अपने सैनिकों को हमला करने से पहले स्वराज्य के सपने दिखाए थे, वैसे ही तुम भी अपनी बात को ज्यादा असरदार बना सकते हो। तो दोस्तों, यही है इस अध्याय का मूल मंत्र। ताकत का असली खेल कहानियों में छुपा होता है। अगली बार जब कोई नियम पढ़ो तो उसके पीछे की कहानी ढूंढो, वही तुम्हें बादशाह बनाएगी। क्या तुम्हें कोई और नियम जानना है? बस नाम लो, कहानी तैयार है। और यहाँ आकर हमारी आज की कहानी का पर्दा गिरता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे किसी पेज टर्नर नॉवल का लास्ट चैप्टर पढ़ते वक्त आपकी उंगलियां अगले अध्याय के लिए बेकरार हो जाती हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें, क्योंकि अगली बार ड्रम रोल की आवाज हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी किताब की कहानी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख में भी है। जैसे लॉ नंबर 28, अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल रखो, भावनाओं को बाहर ना आने दो। अगर आप भी पावर के इन राज सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए आपको कौन सा लॉ सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विजय बुकवाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रह हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।